वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है। 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। नाइट के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, आप 100 मीटर पर हो, छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है। इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा, आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, चौथे सेकंड में दोबारा विसल बज जाएगा। सिर्फ इस 4 सेकंड में आपको उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए। Lucky Bisht. 139 sniper kills. Roy Jane, NSG Commando, Sniper. आपको जेल भी जाना पड़ा था। राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। ये दोनों कौन थे? दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं। जब इनकी किलिंग हुई तो एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी। तो एक जेल में मैं पहुंचा, वो पावरफुल जेलर बोला कि लक्की, मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है, 2-3 लोग मर जाते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे, कुछ कहना है तुम्हें? मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। शाम को उसने मेरा ट्रांसफर कर दिया यार। मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके। आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हो प्राइम मिनिस्टर की। क्या होती है वो पोजीशन? जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी। योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। जब भी योगी सर अपने घर से निकले ना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है। इंदिरा गांधी के साथ हुआ, उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू शूट आउट कर दिया था, राइट? नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था सर, वार्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। उन्होंने नहीं चेंज किया। सीक्रेट सर्विस ऑपरेट कैसे करती है? एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत, और देश डिनाई कर देगा। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। 77% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़, अगर हमारे पॉडकास्ट या इस चैनल से आपको कभी भी थोड़ी वैल्यू मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन रिटर्न ऑफ दिस सब्सक्राइब मैं इससे भी बेहतर और ज़्यादा मेहनत से कंटेंट एंड बेटर से बेटर गेस्ट आपके लिए लाता रहूँगा। एंजॉय द शो। वर्ल्ड की टॉप 200 स्नाइपर शूटर्स की एक लिस्ट है, उसमें सिर्फ एक ही इंडियन का नाम है। दैट इज आवर टुडेज गेस्ट लकी बिश्त। ये एक इंडियन सीक्रेट सर्विस एजेंट रह चुके हैं, ये फॉर्मर रॉ एजेंट रह चुके हैं, ये फॉर्मर एनएसजी कमांडो हैं, एंड ये पर्सनल बॉडीगार्ड रह चुके हैं टू द टॉप ऑफ द टॉप पॉलिटिशियंस इन द कंट्री, इंक्लूडिंग पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी। इनसे हमने बात करी है कि इंडियन सीक्रेट सर्विस एंड रॉ एजेंसीज काम कैसे करती है, कैसे सीक्रेट मिशंस को कंडक्ट किया जाता है, इंडिया में Z+ सिक्योरिटी किन्हें मिलती है, इंडियन जेल्स की रियलिटी क्या है, इंडियन सीक्रेट सर्विसेज जो होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, कैसे किसी जेल में स्मगलिंग होती है। वर्ल्ड वाइड जब स्पाई किसी भी कंट्री में होना इलीगल है, इट्स नॉट अलाउड, तो कैसे वर्ल्ड की कंट्रीज, सारी कंट्रीज अलग अलग देशों में अपने स्पाइस को ऑपरेट करती है। इन सब के बारे में हमने बात करी है हमारे आज के गेस्ट लकी बिश्त से, जिन्हें एक टैग भी दिया गया था कि वो रॉ हिटमैन हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा ब्रूटली एंड इफेक्टिवली ट्रेंड थे। ये इंडिया के कुछ गिने चुने स्पेशल कमांडोज में से एक थे, जिन्हें इंडिया से इजराइल भेजा गया था फॉर ट्रेनिंग। एंड उस 2.5 साल की ट्रेनिंग में ये इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए कि अकॉर्डिंग टू हिम इन्हें ये सिखाया गया था कि 4 सेकंड के अंदर विदाउट एनी वेपन कैसे एक एनिमी को मारा जा सकता है। इन सब के बारे में हमने आज के एपिसोड में बात करी है। एंजॉय द शो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एट अ ग्लोबल लेवल। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, जहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। गूगल करा हमने लिस्ट ऑफ स्नाइपर्स, तो उसमें आपका नाम आता है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है, और आपको जेल भी जाना पड़ा था। तो क्यों जेल जाना पड़ा था, एंड क्या ये पब्लिक रिकॉर्ड में सब हर किसी का नाम अवेलेबल रहता है कि जो स्नाइपर है डेडिकेटेड, उसका नाम पब्लिक में आ सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, देखिए कि हर किसी का नाम भी नहीं आ सकता, डिपेंड करता है नाम कौन डालता है। देखो, उससे पहले भी अगर आप एक इंसिडेंट देखो 2011 से पहले भी, तो एक सिंपल था, दुनिया की नज़रों में कुछ भी हो, कि एक आइडेंटिटी मेरी अलग थी कि मैं डिफेंस के लिए काम करता हूँ, ठीक है, या इंडियन आर्मी के लिए काम करता हूँ,
या स्पेशल फोर्स के लिए काम करता हूँ या एनएसजी के लिए। देन आने के बाद धीरे धीरे जब मुझे एक डबल मर्डर के केस में एक किलिंग होती है उत्तराखंड के अंदर, और उस किलिंग में अरेस्ट होता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें उस टाइम यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस और यूपी से कुछ बुलाए हुए, कि इस किलिंग के पीछे इसका हाथ है करके। तो कैसे, क्यों आपको ही क्यों पकड़ा? राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। ये दोनों कौन थे? एक्चुअली दोनों अगर आप रिकॉर्ड देखो तो दोनों के हिसाब से एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं, ठीक है। दोनों बड़े गैंगस्टर्स, और कई केसेस हैं उनके ऊपर। मर्डर्स केस तो आम बात है, ठीक है, लेकिन कुछ आर्म्स डीलिंग्स पर भी हाथ है इनका। ओके, तो इलीगली वेपन स्मगल करते थे। वेपन्स और मर्डर्स तो आम बात थी, मर्डर्स वगैरह तो बहुत हैं। और इससे जब इनकी किलिंग हुई तो इनके ऊपर ये दोनों मर गए? दोनों मर गए। एक ही बुलेट से वन शॉट, एक बुलेट से दो लोग मरे? 2 आदमी, 1 बुलेट इन 2 मैन किल सर। एक ही गोली से दोनों आदमी। ये कैसे हुआ? अब ये जो भी जिसने किल किया होगा उसी को पता होगा सर। तो इस केस पर मुझे अरेस्ट, एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कैसे होता है, मतलब व्हाट इज पॉसिबल? अच्छा, द पीएम एक ही कि जिसने भी मारा है, जिस शूटर्स ने भी मारा है इसको, जिस आदमी ने भी, उसने ऐसा एम लिया कि उसे दोबारा ना मारना पड़े 2 गोली। उसने इस टाइप का डायरेक्शन बनाया है कि वो एंगल लिया है कि एक ही साथ दोनों का हेड जाना चाहिए करके। दोनों के हेड एक साथ एक ही गोली से। और कैसे पॉसिबल है? मान लो अगर ये 2 लोग हैं तो सामने से दोनों नहीं, तो फिर वो एंगल वैसा लेगा ही नहीं ना सर, साइड से रहते। एज ए थ्योरी के हिसाब से अगर जैसे मैं करूँ तो एग्जाम्पल के लिए आप और मैं बैठा हूँ, मैं और आप हैं अभी सामने, एक दूसरे के सामने बैठे हुए। अगर कोई स्नैपर होगा, अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चलता है तो 100% या तो आपके बैक से मुझे मारेगा या मेरे बैक से आपको मारेगा, दाएं बाएं से नहीं मारेगा, ठीक है। क्योंकि एक गोली मारने के बाद वो रीलोड करेगा तो इतनी देर में मैं रेडी हो जाऊंगा, सेकंड्स के फर्क में। तो उसने जो भी एंगल बनाया है, या तो आपके 360 डिग्री बैक पर बनाया उसने, ठीक है, या मेरे 360 बैक पर बनाया, तो जो भी उसने पॉइंट रखा, उसने दोनों का हेड एक ही गोली से पॉइंट रखा है सर। तो उस हेड से फिर इस हेड से पार एक ही। तो ये एक की अगर आप तो पावरफुल स्नाइपर नहीं, गोली बहुत पावरफुल है सर। गोली के अंदर क्या होता है, आपको डिपेंड करता है गोली का रेंज क्या है। हर गोली का अपना रेंज होता है दुनिया के, ठीक है। आप एक पिस्टल से फायर करते हैं तो पिस्टल का रेंज है 15 मीटर सर। 15 मीटर पर मेरी तरफ से आप 12 सर भी लेके आ जाओगे तो 12 सर भी उड़ा देगा, वो पार कर जाएगा। अच्छा। AK-47 है, 300 गज रेंज है उसका। 300 गज में मुझे लगता है अगर हम 15 आदमी भी खड़े होंगे तो 15 को पार कर देगा सर। बट एक ही शर्त होनी चाहिए कि गोली आपके बोन में टच नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि बोन बहुत मजबूत होता है। बोन को गोली नहीं पार कर पाती, एकदम से तोड़ देगी, पार नहीं कर पाएगी। एक बुलेट से 2 लोगों को मार दिया, 2 लोगों को, दोनों टॉप गैंगस्टर्स, दोनों टॉप। कई केसेस, तो फिर कभी केस प्रूफ नहीं हुआ सर। तो इसके चक्कर में आपको जेल में डाला? मुझे उठाया इस केस के ऊपर कि ये किलिंग भाई आपने करी है, मैंने करी है किलिंग, ठीक है। लेकिन किलिंग के लिए भाई उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट एक ही चीज थी कि यार भाई किलिंग का कोई मोटिव तो होना चाहिए, क्यों मारूंगा? चलो एक कोई मतलब नहीं, हम कहीं जानते ही नहीं, लेकिन मारेगा क्यों आदमी? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यूपीए गवर्नमेंट के लिए यही आ गया, किलिंग का रीजन क्या डालें करके, ठीक है, कि रीजन क्या डालें किलिंग का। बट क्या मतलब 1000 लोग और मार सकते थे, आपको ही क्यों उठाया? कुछ तो मिला होगा, कुछ तो प्रूफ हुआ होगा कि नहीं बस शक के दायरे में उठा दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि जिस क्राइम सीन पर उनकी डेड बॉडी मिली, उसी क्राइम सीन पर एक हॉलिस्टर मिला उनको। हॉलिस्टर मतलब पिस्टल जिस पर रखी जाती है, हाँ, ठीक है। और मेरी गन का जो लाइसेंस, मेरे पास जो गन है सेम उसी शेप की है, उसी साइज की गन है जो हॉलिस्टर आता है। और दूसरी चीज कि वहां की कुछ इंटेलिजेंस वगैरह को इनपुट ये लगा कि ये शॉट 100% उसके अलावा किसी का नहीं है। पहली चीज कि मतलब इस टाइप का शॉट और कोई से उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोला था, मतलब जिसने मेरे को अरेस्ट किया, जिस आईपीएस ने अरेस्ट किया, मुझे एक ही चीज बोलता है, देख कि मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तूने मारा, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा। बोला मुझे मालूम है तूने ही मारा है, मुझे सिर्फ ये जानना है तूने क्यों मारा है। और क्यों ऐसा बोला? उसने एक ही क्वेश्चन किया, बोला कि ये शॉट तेरे अलावा दुनिया में किसी ने मारा ही नहीं है। उसका एक ही क्वेश्चन था सर। उसने बोल दिया मैं तेरे से ये नहीं पूछूंगा कि तूने मारा है या नहीं मारा, मैं तुझसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ तूने क्यों मारा, ये तेरे अलावा किसी और का किलिंग है ही नहीं। तो 3 दिन तक रिमांड में रखा, 36 घंटे तक, वो भी बिना मतलब बताए गवर्नमेंट को, बिना कोर्ट अलाउ नहीं है किसी को भी। अच्छा, आप 24 आवर्स से अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते, इल्लीगली रखा, इल्लीगली 36 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा। एक ही क्वेश्चन कि क्यों मारा। तो फिर आपको जेल में ले गए। फिर जब उनको कुछ नहीं लगा
तो क्या मोटिव लगाएं करके, मोटिव भी तो चाहिए ना। अगर दुनिया के अंदर क्या है सर, 302 क्या है और 304 क्या है, 302 और 304 में क्या फ़र्क है? अगर कोई, जरूरी नहीं कि हर किलिंग 302 ही हो। क्या होता है 302 और 304? 302 क्या है, अभी आप और मैं यहाँ बैठे हैं और मैं एकदम से क्या करता हूँ, अभी आपको ये उठाता हूँ और मार देता हूँ, आपकी डेथ होती है। ये जाएगा, ये कोर्ट में 302 ही लगेगा अभी मेरे ऊपर। जो एक FIR दर्ज होगी, चार्जशीट होगी, वो 302 की ही दर्ज है, क्योंकि मेरे कहने से आप मरे हो। लेकिन कोर्ट में ये प्रूफ हो जाएगा कि जब मैं यहाँ पर आपसे पॉडकास्ट करने आया था, मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था, मैं तो पॉडकास्ट करने आया था यहाँ पर, ठीक है। तो रैंडमली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुस्सा आया और मैंने आपको मारा और आप मर गए, तो ये हत्या हुई, लेकिन गैर इरादन हत्या हुई। ओके, मतलब अनइंटेंशन। मेरा इंटेंशन तो नहीं था ना पहले से, लेकिन यहाँ पर हो गया। तो ये 304 है। तो 304 में आदमी को लाइफ टाइम नहीं है, 3 साल से लेकर 10 साल की सजा है, लेकिन किसी आदमी का इंटेंशन ही आपको मारने का है, तो वो 302 है ना सर। मोटिव 30 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मोटिव क्या है मारने का। अगर मैं घर से ये सोच के आया हूँ कि मुझे आपको मारना है, तो 302 है ना, लेकिन वो क्यों है आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा क्यों, या तो मैं पागल तो नहीं हूँ ना, तो कोई ना कोई तो रीजन देना पड़ेगा ना। क्या मोटिव से आपको डाला अंदर? मोटिव था ही नहीं उनके पास कुछ भी, तो इसलिए छोड़ दिया। बस लास्ट में छोड़ने में भी 4 साल लग गए सर। तो 4 साल आप जेल में थे? 4 साल जेल में थे, लगा लो, तारे और चांद नहीं देखे 4 साल में। और क्या किया आप अंदर जेल में गए? जेल में क्या करेगा आदमी, 6x6 के कमरे में। कैसा होता है, क्या होता है सीन? छोटा सा, जितना आप और मैं जो बैठे हुए हैं, सेम इतना ही बड़ा कमरा है बस। हर इंसान को एक मिलता है? नहीं, एक नहीं मिलता। हर इंसान तो एक कमरे में 200 लोग रहते हैं। बस कुछ लोगों के लिए खासियत है कि उन्हें एक ही मिलता है, इनको इंसान भी मत दिखाओ। जैसे आपको वो मिला था? बिल्कुल भाई, यूपीए गवर्नमेंट ने बोला इसको आदमी के भी दर्शन मत कराओ, और 11 जिले ट्रांसफर। एक करके बात करते हैं इस पे, एक डिटेल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप जेल में गए? जेल में गए और इतना सा रूम में अकेले आप ही थे? 6x6 के कमरे। तो वहाँ पे काला था, मतलब वहाँ पे सनलाइट भी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, एक दरवाजा है बस लोहे का, तो ऐसा, और वही बहुत अंदर जाकर, बहुत अंदर। तो वहाँ सनलाइट भी अलाउड? कुछ सनलाइट, वो तो सनलाइट आपको सुबह 7 बजे खोलेंगे वो लोग, 7 बजे खोलने के बाद 2-3 घंटे आपको निकालेंगे, फिर दोबारा अंदर डाल देंगे, बस इतना ही है। तो बाकी लोग पूरे दिन बाहर रहते हैं? बाकी लोग तो बाहर रहते हैं, तो स्पेशल कुछ लोगों के लिए अंदर। तो आपको स्पेशली ऐसा डाला? स्पेशली बिल्कुल 6x6 के कमरे में। ओके। वो भी और हरासमेंट करने के लिए कि नहीं, और हरासमेंट करो। कैसे? क्योंकि कोई दोस्त है वो मिलने आने वाला है, एग्जाम्पल के लिए कि मुंबई में अंधेरी में रखा है और अंधेरी में आप ही आ गए मुझसे मिलने के लिए। अब आप भी मुझसे ना मिलने आओ तो इसको एक काम कर दो, इसको गुजरात भेज दो और दूर कर दो, ताकि इससे मिलने वाला भी ना आ पाए कोई हफ्ते में, महीने में एक। और मेंटली टॉर्चर। तो कोई मिलने नहीं आ पाता था आपको? इतनी दूर कहाँ आएगा मिलने के लिए? कहाँ पे थे आप? अलग अलग 11 जिले ट्रांसफर। 11 जेल। सबसे पहले घर के नज़दीक वाली जेल में नैनीताल जेल, फिर नैनीताल से हल्द्वानी जेल, हल्द्वानी से अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा से पौड़ी जेल, पौड़ी से टिहरी जेल, टिहरी से फिर देहरादून जेल, फिर हरिद्वार से सर्कल कंटिन्यू घुमाते रहे। तो अब आपको जेल में डाला, तो जेल में और क्या होता है? जैसे एक तो आपको बंद रखते हैं, फुल टाइम वहीं पे रखते हैं और 4 साल वहीं रखा। और मेंटली टॉर्चर क्या होता है? मेंटली टॉर्चर एग्जांपल के लिए कि कोई मिलने वाला आया है, मिलने ही नहीं देंगे, सीधा बोल देंगे भाई, अब क्या बोलेंगे, आप ही आए मिलने के लिए, फॉर एग्जांपल, यार चलो मिल लेते हैं यार, अपना दोस्त है, मेरे को बताएंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि ठीक है वेट करो, हम पूछ रहे हैं, आपका वो आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट ले जाएंगे, उसको वहीं होल्ड करके रखेंगे, वो बोलेंगे मिलना नहीं चाह रहा है। आप और गुस्सा कि यार मैं एक तो इतनी दूर से मिलने आया हूँ करके, है ना, अपना जो टाइम ख़राब करके आया हूँ ना, 2 घंटे 3 घंटे के रास्ते से मिलने आया हूँ, साला मिल नहीं रहा, अगली बार से मिलने भी नहीं आऊँगा, और मेरे को कभी बताएंगे नहीं आप मिलने आए थे करके। तो ऐसे बहुत लोग साथ, बहुत बिल्कुल। ठीक है, तो एक ये क्या, फिर जब जेल में अंदर जाते हो तो जेल में अंदर थ्रेट नहीं था? थ्रेट क्योंकि तो, वहाँ पर भी तो बदतमीजी करते हैं लोग। नहीं बिल्कुल, थ्रेट जेल में होता है। मैंने जैसे हम लोगों ने मूवीज में देखा और सुना है, डिपेंड करता है सामने वाला कौन है सर। नहीं, जैसे जेल में, हाँ, मतलब यूजुअली जो नए लोग जाते हैं जेल, बिल्कुल 100%, तो उनके साथ 2-3 मेन होते हैं। एक तो सबसे पहले पैसा मांगा जाता है, 100% बिल्कुल, कि अंदर जाते हो प्रोटेक्शन मनी, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको मारा जाएगा बहुत, दैट इज फर्स्ट। सेकंड आपके साथ होता है कि सेकंड है बुली करते हैं ज़बरदस्ती, आपसे काम कराया जाता है, ऐसे काम कराए जाते हैं जो आपको नहीं करना, ड्रग्स वगैरह के काम करो, इधर उधर से चीज़ें लेके आओ, किसी को भी मारो, दूसरों को मारो, जाके आप दूसरों के आदमी बन जाओ। और तीसरा रेप, बिल्कुल, कि
वहाँ के जो दादा पहलवान टाइप लोग होते हैं वो नए लड़कों के साथ, नए लोगों के साथ रेप करते हैं ज़बरदस्ती, राइट? ये 3 टाइप के थ्रेट्स यूजुअली बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला बात करते हैं, पैसे के लिए किसी ने थ्रेट नहीं लगाया? इसका मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके। पूरा, मैं जेल 3 दिन के बाद जा रहा था, लेकिन पूरा नॉर्थ इंडिया को ये पता चल गया था कि कोई जेल आ रहा है करके, है ना? वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे है कौन पहले, तो जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे, ठीक है, वहाँ के सबसे पता था कि कोई पूरा क्यों कोई ऐसे? कौन सब उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट पावर में, यूपीए गवर्नमेंट पावर में एक आदमी जिसने हत्याओं पर हत्याएं कर रखी हैं, दूसरा उसका स्कूटर दबा के हत्या कर रखी है, आर्म्स की उनकी पूरी डीलिंग चलती है नेपाल से, डायरेक्ट स्टेट के क्या कहते हैं बड़े मिनिस्टर से लेकर सेंटर के मिनिस्टरों का उनके हाथ, उनको किसी ने मार दिया सर, जो कैसा होगा मारने वाला, नहीं समझे वो, उसको देखने के लिए। दूसरा, पूरे न्यूज़ों के अंदर लोगों को पता ही नहीं है क्या है, हर न्यूज़ वाले अपना अलग बोल रहे, एक न्यूज़ वाला बोल रहा है तो ब्लैक कैट कमांडो है करके, दूसरा बोल रहा नहीं स्पेशल फोर्स का आदमी है, तीसरा बोल रहा नहीं कि क्या कहते हैं अपने अलके अडवाणी का सिक्योरिटी ऑफिसर है, चौथा बोल रहा सीक्रेट सर्विस में है। दुनिया को तो यही भ्रम है कौन करके, लेकिन आपका नाम हर जगह चल रहा है, हर जगह नाम, हर जगह, मतलब लोग सिर्फ देखने की बिश्त चल रहा था, लोग सिर्फ देखने के लिए तरस रहे थे कि है कौन करके, इतना कि कौन है करके, है ना? मतलब कि कोई अपनी जेल में रखने 11 जिला क्यों ट्रांसफर, कि जेलर मास्टर इसको मैं अपनी जेल नहीं रखूंगा करके, ये क्यों आया ये भी नहीं पता अभी तो। अच्छा, तो 3 दिन से माहौल बना हुआ था कि जेल कोई सिर्फ आ रहा है, लोग तरस, मतलब ये है कौन करके, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं ये है कौन। दूसरी चीज, बड़े गैंगस्टर की साला कहीं अंदर तो कोई गेम नहीं होने वाला, पहली चीज, सब उसमें डर थे, उसमें कि भाई कोई और प्लान तो नहीं है सीक्रेट सर्विस का। दूसरा, जेलर को, सुप्रीडेंटेंट को मेरी जेल में रखूंगा, साला किसी को और को तो गिराने नहीं आ रखा अंदर कि मेरी भी नौकरी जाए करके, एक तो वो रखने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। दूसरा, जेल का सबसे वो अलग, सिर्फ लोग, मतलब लोग जेल में भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई एलियन आ रखा है करके, है ना, कोई एलियन आ रखा है कि ऐसा कौन है करके। ये लगा लो कि एक दिन मैं सिर्फ मेडिसिन लेने गया, मुझे शाम को थोड़ी दवाई चाहिए थी, है ना, तो दवाई मिलने में भी 1 घंटा लगता लाइन। मैंने सिर्फ बोला कि दवाई लेने चाहिए, सुप्रीडेंटेंट तक मैसेज पहुंचाया, 2 पुलिस वाले 7 भेजे, वहाँ लंबी लाइन लगी, सबको हटा के दवाई दो करके, कि ज़्यादा देर इसको रोकना नहीं है इधर करके, कहीं दवाई लेना तो बहाना नहीं है करके लोगों का। बट वहाँ के कभी किसी जेलर ने कभी तो अपना पावर दिखाया होगा, थ्रेट दिया होगा। कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी, जेल पर जेल ट्रांसफर। तो एक जेल में मैं पहुंचा तो सुबह एक हेड कांस्टेबल आया मेरे पास, बोला सुप्रीडेंटेंट सर बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, गया मैं। जाने के बाद बैठा वो पावरफुल जेलर, बोला कि लक्की, पढ़ते बोला देख मेरी जेल में बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है मेरे को। बोला ये सीक्रेट सर्विस नहीं है, स्पेशल फोर्स नहीं है, यहाँ मेरा कानून चलता है ना, क्योंकि उसने देख लिया था ऑलरेडी इसके 6 या 7 ट्रांसफ़र हो रखे हैं, तो कोई जेलर इसको रखने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, कभी भी कोई जेलर कभी नहीं चाहता कि कोई गैंगस्टर, कोई क्रिमिनल, एनीवन, कोई भी उसकी जेल से चला जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी बात है ना यार, कि आपकी जेल के अंदर आप 5000 लोगों को रख रहे हो, एक आदमी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब आप सक्षम नहीं हो कि एक आदमी को आप नहीं सही कर पा रहे हो करके। तो कोई नहीं चाहता कि उसकी जेल से कोई जाए, हर जेलर चाहता मेरी जेल में दुनिया का कोई भी आ जाए, मेरी जेल में रह ले, क्योंकि जाएगा तो उसकी दिक्कत है ना, उसको झेल नहीं पाया तो बड़े को क्या झेलेगा। तो उसने बोला कि यही चीज़ कि भाई मेरी जेल में डिसिप्लिन ये वो चीज़ है, और बोला बाकी जेलों जैसा यहाँ नहीं चलेगा, और बोलता एक चीज़ और है मेरी जेल में खास। तो मैं भी सुन रहा, मैंने कहा से, बोला मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है, और उस भगदड़ में 2-3 लोग मर जाते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे, ठीक है। तो मैं खड़ा, फिर बोला हाँ ठीक है, बोला कुछ कहना है तुम्हें? तो मैं उसको देखा, यार मैं तो समझ ही गया ये तो थ्रेट ही है करके। मैंने कहा सर कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि आदमी को मरने में कितना टाइम लगता है। मैंने कहा कोई बहुत तंदुरुस्त आदमी होगा, मतलब फिट, अगर उसका गला भी दबाएंगे तो मैंने कहा शायद 1 मिनट जिंदा रह ले, 50 सेकंड रह ले, है ना। मैंने कहा सर कि मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरे रेंज में आना चाहिए। और मैंने कहा अब अगर तेरी जेल में कोई मर गया तो 302 में तुम भी मेरे साथ ही आओगे अंदर। अब वो मेरे को यूँ देखा चीज़ें करके, तो उसको भी लग गया कि मैंने क्या बोला करके, क्योंकि वो मुझे थ्रेट दिया। तो मैंने कहा यार भाई तुम मुझे थ्रेट मत दो, है ना, तुम मुझे मत दो थ्रेट भाई, क्योंकि
तो मुझे क्या दिखाओगे यार, जेल 6x6 के कमरे, है ना। मैंने मौत से भी बदतर वक्त में जी के गुजार के आया हूँ, बहुत बुरा, है ना। मैं ऐसी ऐसी जगह रह कर आया हूँ कि कई बार लगता था कि अगर सच में ईश्वर है तो यार ये गोली लग जाए करके। मतलब ऐसे भी लाइफ में ऑपरेशन रहे कि इतना परेशान हो गए हैं ना, लगता था कि 1 सेकंड के लिए गोली पड़ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है इस लाइफ से। तो वो लाइफ हम जी के आए हैं, तो यार ये क्या दिखाएगा करके, है ना। तो भाई वो यूँ देखा और कुछ नहीं, शाम को ही उसने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया यार, शाम को ही ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र भी कब किया, जब सारे दरवाजे बंद हो गए, शाम को ट्रांसफ़र। तो ऐसा आपने क्यों बोला कि 2 से 3 सेकंड लगते हैं? अरे सर इतना परेशान, एक चीज़ 6 जेलें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं भाई। परेशान है ना भाई, 6 जेलें ट्रांसफ़र। क्योंकि आज भी मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे मेरे बिस्तर पर नींद आती है ना। मुझे दूसरे के घर में भी थोड़ा सा टाइम लगता है नींद आने में। एक तो मैं दुनिया की सबसे बुरी जगह पर रह रहा हूँ, मैं जेल में रह रहा हूँ, सबसे बुरी जगह। वहाँ भी एडजस्ट होने की कोशिश करता हूँ 2-1 महीने के अंदर, तुम मुझे वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर देते हो। और तुमने मुझे यहाँ अभी अपनी जेल में रख रखा है 6x6 के कमरे में, ठीक है, जिस कमरे में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तुम मुझे वहाँ भी थ्रेट दे रहे हो। तुम क्या कर लोगे इससे ज़्यादा? अब तुम मुझे इससे ज़्यादा करोगे क्या, बताओ? कुछ नहीं कर सकते ना, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं ना सर। तुम तो मुझे जीते जी नर्क दिखा रहे हो, तो इससे ज़्यादा क्या दिखाओगे भाई? मतलब ये कह रहा हूँ कि आप मौत मांग लोगे जेल के अंदर, क्या होगा? आप उस रूम में सोए होंगे जिस रूम में 50 लोगों के लिए जगह है, वहाँ 500 सो रहे होंगे। अगर एक आदमी सो रहा हो तो पलट ही नहीं सकते आप। मतलब आपको पलट करने के लिए 50 लोगों को पलटाना पड़ेगा, पलट जा भाई। ये जेल के हाल हैं, हर जेल में लगभग, हर जेल में यही है यार आज के टाइम में। किसी भी जेल में आप चले जाओ तो फिर तो जैसे अब ये तरीका है, फिर और क्या होता है? दूसरा टॉयलेट साफ करवाना, दिन भर ये चीज़ें करना, ठीक है। मतलब खाना ऐसा होगा कि आप हमारे घरों के तो कुत्ते फिर भी ठीक होंगे, बाहर के कुत्ते के सामने रख दो तो वो भी नहीं खाएगा यार। एक बारी तो वो कुत्ता भी 2-3 दिन कहेगा मैं भूखा रह लेता हूँ करके। पैसा चीज़ है, कितना पैसा लाएगा आदमी? ज़बरदस्ती फ़ोन करवा लेंगे उससे, ठीक है। अब क्या करे बेचारा, फ़ोन करवाएंगे, हाँ भाई एक काम कर, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जिसकी जैसी औकात है पैसा मांग लेंगे उससे। सबका बैकग्राउंड सबको पता, सबका बैकग्राउंड सबको पता होता। नहीं होगा ब्लेड मरवा देंगे चेहरे पर 2 मिनट में। वो रख रखे हैं उन्होंने टूटन सारे के सारे, जा उसके ब्लेड मार दे, एक ब्लेड मार देगा। अच्छा जेल के अंदर आपको किसी ने मार भी दिया, आप कंप्लेन कहाँ करोगे? चलो बाहर अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो कंप्लेन तो पुलिस में करोगे ना। अब जेल में कंप्लेन कहाँ करोगे सर? तो मुझे तो लगता था कि साला सबसे भ्रष्ट हिंदुस्तान में ये है। मुझे जेल पता चला तो मुझे लगा इससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई है ही नहीं। क्या आपको लगता है कि जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर भी एक खैनी का पैकेट 1500 रुपये में बिक रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन की मर्जी के वहाँ जा रहा होगा? क्या जेल के अंदर एक मोबाइल फ़ोन जेल के अंदर 10-10 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन जा रहा है, क्या परमिशन के बिना जा रहा होगा? आप बताओ कि भाई, क्या जेल में जैमर्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी आपकी जेल से थ्रेड जा रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन के कोई ये कह दे? कभी पॉसिबल ही नहीं है। और वो गैंगस्टर लोगों को थ्रेड दे रहे हैं यार। अबे तुम क्या थ्रेड दोगे यार, क्या पावर दिखाओगे? तू पहले खुद बाहर निकल के दिखाना है। जेल में अगर पैसा नहीं होगा तो एक रोटी नहीं खा पाएंगे ढंग से। अब वो पैसा कैसे कमाएं? यूज करने दूसरों का। मतलब जेल में अगर आप हो और जेल में आपको नॉर्मल खाना नहीं मिलेगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो? नहीं, नॉर्मल मिलेगा ना, आप खा भी नहीं पाओगे उसको, वो खाना आप खा भी नहीं पाओगे ना यार। तो आपको अच्छा खाना चाहिए। आपको अच्छा खाना क्या, नॉर्मल खाना तो चाहिए। नॉर्मल खाने के लिए तो आपके पास 5-10 लाख रुपए होने चाहिए मंथली जेल में देने के लिए। और ये स्मगल करके खाना मंगवाना पड़ता है बाहर से। अरे आप एक एग्जाम्पल के लिए आपने ये बोल दिया कि मेरे खाने पर, मैं जो शाम को खाना खाऊं उसमें टमाटर और प्याज डला होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको लाख रुपए देने पड़ेंगे ना महीने के। जेलर को जो जाएगा सब जगह से ऊपर तक जाएगा वो, मतलब सब बटेगा, हर जगह सब बटेगा। सिर्फ आपको आपके खाने के अंदर सिर्फ प्याज और टमाटर का छोंका चाहिए, तो उसके लिए भी लाख रुपए देने पड़ेंगे ना यार। और आपको कुछ नहीं करना, आपके अपने दोस्त अपने परिजनों से बात करनी है ना, कुछ नहीं, बात करने के लिए भी महीने का 5 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको। आपके तक एक मोबाइल आएगा चुपचाप से, सिर्फ बात करने के लिए। थ्रेड तो बहुत दूर की बात है, तो वो पैसा कहां से आएगा? और रेप्स होते हैं जेल में। हाँ बिल्कुल, जो इनोसेंट्स लड़के लोग हैं खुले, पता है सब लोगों को ऊपर से। कंप्लेन कहाँ करोगे?
खुले रेप्स होते हैं और तो जो इनोसेंट लोग होते हैं वो पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते। तो किसको करोगे, किसको कंप्लेन? जेलर को। अरे जेलर, वो तो पूरा प्रशासन एक ही है ना। वो चाहेंगे तो उनकी मर्जी के बिना तो सुई भी नहीं हिलेगी ना। मैंने आपको क्या बोला? और उनको पता होता है कौन रेप कर रहा है, कौन एवरीथिंग, सब पैसे कुछ खा रहा है। अरे मैंने आपसे क्या बोला? आपका घर है, आपका अपना घर है, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है आपको पता होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बस ये कोई आदमी कह दे, दुनिया का कोई भी आदमी, कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूँ या तो तू सच में बहुत ही सीधा है या दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अब वो डिसाइड कर ले भाई। और ये हर जेल में आपका सेम एक्सपीरियंस था? यार एक जेलर की सैलरी कितनी है? कितनी सैलरी होगी? 70,000, 80,000, लाख। जमीनें कितनी हैं, गाड़ियां कितनी हैं, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, सब निकाल के देख लो ना। किसी भी आदमी का चेक कर लो ना आप। जेलर बहुत दूर सर। एक छोटा सा अगर जेल का एक जेल सिपाही भी होगा ना, आप उसके मंथली सैलरी पूछो, ठीक है, 50,000, 40,000, और उससे पूछना भाई तेरी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद तो कितने की ज़मीनें ले चुका है अभी तक, है ना? तेरे नाम पर, तेरे परिवार के नाम पर कितने की ज़मीन है? ये आप कहीं भी लेवल पर ले लो सर। एक धंधा चल रहा है, मैंने आपको छोटा सा बताया कि एक नॉर्मल एक बीड़ी का बंडल, एक 10 रुपए का बीड़ी का बंडल 500 रुपए में बिक रहा है। वो पैसा जा कहाँ रहा है? जेल के अंदर सब हो रहा है। अगर वो नशे की आदत डालेंगे, नशा ही बंद हो जाएगा तो कमाएंगे कैसे? तो वो खुद ही स्मगल करवाते हैं, खुद ही सब कुछ उनकी मर्जी का, सारे ड्रग, सारी सिगरेट, दारू। 100 में से हो सकता है एक आदमी ईमानदार हो, मैं हर एक के ऊपर नहीं लूंगा। एक आदमी ईमानदारी भी होगा लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा इतनों के बीच में। जहां 100 करप्ट होते हैं ना, एक आदमी कुछ नहीं कर पाता। क्या कर लेंगे? उसकी ड्यूटी बाहर लगा देंगे। देखा हुआ मेरा, एक ईमानदार आदमी नहीं लेता घूस, वो नहीं आएगा अंदर, उसको हमेशा बाहर खड़ा करके रखेंगे हथियार पकड़ के। कहेगा भाई मैं ये सब चीज़ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। सुबह आएगा कि भाई तू संतरी रहेगा बाहर, वो कभी अंदर नहीं आएगा। क्योंकि अंदर जो आ रहे हैं पूरे नशे में सबका हिस्सा हो रहा है, जितना वहाँ के खाना बन रहा है उसमें हिस्सा हो रहा है, जितने मुलाकात में पर्ची जा रही है। क्यों तुम प्राइवेट VIP मुलाकात करा रहे हो? एक पावरफुल आदमी चला जाए अभी जेल में, वो रात को 7 बजे भी मुलाकात कर लेगा, 50,000 रुपये देगा, वहाँ पर आ जाएगा एक आदमी मुलाकात करने। बाकी आम लोगों के लिए तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात है, वो तो 50,000 रुपये दे रहा है, 2 मिनट मुलाकात कर लिया उसने। वो पैसा कहाँ जा रहा है? कि इनकी परमिशन के बिना, इन्हें सब पता होता है कब छापा पड़ेगा जेल में, सब पता होता है इन्हें कि कल जेल में छापा पड़ सकता है, मोबाइल गायब करवा देंगे। एंड जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जो बहुत रईस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बिल्कुल उनको ट्रीटमेंट अलग मिलता है? अलग, फुल VIP ट्रीटमेंट पूरा। सेल भी अलग, सब अलग। VIP ट्रीटमेंट सर। मैं एक नाम नहीं बताऊंगा, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन, जिनका बेटा एक मर्डर केस में था, उनके बाप ने तो 5 स्टार होटल खरीद लिया था सर, तिहाड़ के बगल में। और 5 स्टार होटल किसके लिए था पता है? सिर्फ तिहाड़ के कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट के लिए बंद। अब क्या लोगे और बताओ? और वहाँ उनका बेटा वहाँ रुकता था? नहीं, बेटा नहीं रुकता था, बेटे को जेल में अच्छे खाना मिले करके उनके लिए 5 स्टार होटल फ्री था जेल स्टाफ के लिए। तो वहाँ से खाना जाता था उसके लिए, मतलब उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो एक 5 स्टार होटल ही फ्री कर दिया ना जेल के लिए, तिहाड़ जेल वालों के लिए। अच्छा, कि कभी भी आप जाओ, बच्चों के साथ जाओ, आप लोगों के लिए फ्री है सब कुछ। सब आपके लिए, बस मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रख लेना। एक दिन के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग जाते हैं, एक दिन के 20-20 लाख रुपए लेते हैं जेल के अंदर। जेल की। इतना तो मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया के किसी 5 स्टार होटल का कमरा भी इतना महंगा होगा करके, है? पता है एक का बच्चा 10 दिन आने वाला है अंदर करके, ठीक है, तो 10 दिन 20 लाख रुपए पर डे लगेगा, लेकिन बच्चा सही रहेगा। 2 करोड़, 2 करोड़ में तो मुझे शायद दुनिया का कोई होटल होगा, शायद मैं तो रहा नहीं सर, तो इतना महंगा तो दुनिया का कोई होटल भी नहीं होगा जितना उस जेल का एक कमरा होगा। 20 लाख रुपए का मैंने कोई स्वीट भी नहीं सुना। तो आप सोच लो, और कमरा 20 लाख रुपए का है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा कमरा 5.5 लाख तो रुपए। सोचो, बस तुम्हारे बच्चे को सेफ रख लेंगे, बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो सेफ अकेला रहेगा। कितना पैसा दे दिया होगा आसाराम ने, आप सोच भी नहीं सकते, जोधपुर जेल में। हाँ, VIP ट्रीटमेंट भी रहता है। बिल्कुल 100%। नहीं तो आसाराम को तो रातों रात गैंगस्टर सारा पैसा मांग लेंगे रातों रात। आप छोड़ के देख दो 10 मिनट के लिए आसाराम को गैंगस्टरों के साथ, बिल्कुल वो तो आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे आसाराम की बाहर। तो पुलिस ही, जो जेल के जो स्टाफ है, वो ही सिक्योरिटी देते हैं अंदर बिजनेसमैन को, ताकि उन्हें पैसा मिले। वो गैंगस्टर के पास छोड़ते नहीं उन्हें, डिफरेंट रखते हैं 100%, अलग ही रखेंगे, अलग सेल में रख लेंगे उसको। बट गैंगस्टर तो कोशिश यही कर रहा है कि किस तरह से उधर तक पहुंचूं मैं। क्या चीज़? हाँ, कोशिश करेगा गैंगस्टर भी अपना,
ठीक है, अगर वो नहीं दे रहा होगा जेल स्टाफ को पैसा तो गैंगस्टर से फिर मांड वाली हो जाएगी ना, तू मांग और हमारा आएगा 50-50। दोनों तरीके हैं ना उनके पास। डायरेक्ट जेलर से या तो डायरेक्ट कर लो या वैसे कर लो, करना तो है ही, करना तो है भाई, नहीं तो बिल्कुल रहने नहीं देंगे। ना कहाँ करोगे कंप्लेन यार, कंप्लेन करोगे कहाँ? तो खराब नहीं है बहुत पूरे इंडिया में है तो बिल्कुल। फिर और हर किसी के साथ गलत होता है जेल के अंदर। नहीं यार, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ तो क्या गलत होना, तो वैसे ही गरीब है, उनके साथ तो ना उनका देने के लिए है ना कुछ नहीं है, वो तो क्या करेंगे। जो ठीक ठाक सा आ गया तो बस पूछो मत, खत्म हो तो ठीक ठाक सा जो आ गया। और कोई आप 11 जेल में गए, 11 के 11 में एक जगह आपको ऐसा नहीं लगा कि सही है? सारे, मैंने कहा जो सही होगा वो अंदर आएगा ही नहीं, उसकी ड्यूटी लगेगी ही नहीं अंदर। मतलब आज किसी को अगर जेल होती है, किसी को भी एक ठीक ठाक इंसान को, तो वो लगभग आपके 11 जेलों के एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि वो गया, मतलब उसे पैसा देना ही पड़ेगा। 100 लोग अगर जेल गए ना, 100 लोग, तो 100 में से 99 को पैसा देना पड़ेगा। या तो कोई ऐसा ही पावरफुल हो जिसका IAS बाहर बैठा हो, IPS बाहर बैठा हो, तो उससे तो नहीं लेंगे। कोई IAS का चला गया रिलेशन में, कोई IPS का चला गया, कोई मिनिस्टर का चला गया, ये लोग छूटेंगे। ठीक है, तो पावरफुल है जो छूटेंगे, उनसे ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। नहीं समझे कि जो जेलर से ज्यादा पावरफुल, जो जेलर से ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, जेलर और उन गैंगस्टर से ज्यादा पावरफुल वो लोग होने चाहिए, तो वो सेफ है। एक नॉर्मल आदमी चला गया तो नहीं, नॉर्मल भले पैसे वाला हो, कुछ भी हो, कोई ना नॉर्मल चाहे कुछ भी हो। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, कहाँ पैदा हुए आप और किस टाइप के घर में हुए, क्या करते थे, क्या बनना चाहते थे? बचपन से ही आर्मी में जाना था ऐसा कुछ भी नहीं है। घर पर देखा, मतलब ग्रैंडफादर को तो मैंने देखा नहीं है ना, तो मेरे पैदा होने से पहले ही वो शहीद हो चुके थे 1971 के वॉर में, तो ग्रैंडफादर को नहीं देखा मैंने। तो मेरे फादर को देखा, पड़ोसियों को देखा, सब आर्मी से ही। तो ऐसा नहीं कि मुझे भी जाना था, ठीक है। तो मैं अपने बुआ के वहाँ पढ़ाई के लिए आ गया था, जयपुर। ओके। तो मैंने जयपुर से ही एजुकेशन मेरी जयपुर से ही है, केंद्र विद्यालय से, तो वहीं से पढ़ाई करी। और कुछ नहीं पता था कि मैं ये करूँगा करके, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैंने यही करना था। और मैं तो ये कहूँगा कि मुझे खुद नहीं पता चला कि धीरे धीरे कैसे हुआ सब चीज़ें। तो कैसे, बट मेरे को समझाओ कि जब केंद्रीय विद्यालय में थे तो तब क्या बनना था, कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता था, क्योंकि अब मैंने कहा मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। अब कुमाऊं से हट के मैं राजस्थान की दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, किसी ने क्या बनना। तो नॉर्मली तरीके से क्या है कि जैसे जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी तो उसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड किया कि जितने भी मतलब जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से जिनके फादर ने जो भी सर्व किया, तो हम उनको ज्वाइनिंग देंगे, एक एक्स्ट्रा कोटा। अच्छा, एग्जाम्पल जो पहले से हैं, ओके, तो उनको एक थोड़ा सा मतलब इंडियन आर्मी की तरफ से वो मिल रहा है यार, लेवरेज कि हम इनके बच्चों को लेते हैं करके। तो एक नॉर्मली तरीके से कॉलिंग लेटर हमारे घर पर भी आया। अच्छा, कि अगर आपके बच्चे को ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं करके। तो मेरे घर वालों ने भी मुझे बोला, तो पहले तो मुझे बोला यार, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो शायद उस टाइम मैं 11th में ही पढ़ाई कर रहा था। मैंने कहा नहीं जाना करके, मैंने तो मेरे फादर बोले यार चला जा, ट्राई तो मार ले करके। तो मैंने कहा नहीं, तो बोले कि मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा करके। मुझे लगा यार मैं कभी गया ही नहीं यहाँ से, मतलब जयपुर से मैं नागालैंड जाऊँ कैसे। तो मेरे घर वालों ने बोला तुझे इतना पैसा देंगे, इतना। तो मुझे पैसा लगा यार कि मुझे 600-700 रुपये मिल रहे हैं, और 600-700 रुपये तो मेरे यहाँ भाई साल भर चलेंगे पूरे के पूरे। तो जो मुझे पैसे मिल रहे थे, उस पैसे को अगर मैं खर्च भी करूँगा वहाँ पहुँचने में, तो फिर भी मेरे 300-400 रुपये बच रहे थे। तो मुझे सिर्फ उस चीज़ के लिए कि मैं चला जाऊँ करके, 600-700 रुपये से मैं आराम से अपना साल निकालूंगा करके। तो नॉर्मली तरीके से मैं नागालैंड गया, और नागालैंड मतलब जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो तो उत्तराखंड के ही थे। तो हर स्टेट को अलग अलग डिवाइड किया हुआ था उन्होंने, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जब भी मेरा नंबर आया तो मैं वहाँ गया और अपना एक सेंटर में जो भी अपना फिज़िकल वगैरह दिया, पूरा का पूरा फिज़िकल वगैरह देने के बाद जो भी उनके टेस्ट थे सारे कंप्लीट करे, और वापस फिर कुछ दिन के बाद वापस आ गया, और मैं भूल गया उन चीज़ को दोबारा। ठीक है, तो फिर अपना आराम से दोबारा अपना पढ़ाई, वो चीज़ें नॉर्मल। तो कुछ दिन के बाद एक लेटर आ गया कि आप दोबारा भेजो करके, ओके, री-मेडिकल के लिए। और मेडिकल होने के बाद फिर नॉर्मली फिर वापस आ गए। फिर देन सडनली एक 6 महीने के बाद आता है कि आप ज्वाइन हो गए हो करके, आप सिलेक्ट हो गए। आप सिलेक्ट हो। और आप कितने साल के थे तब? मैं शायद उस टाइम 16 साल 6-7 महीने का था, क्योंकि कसम पीरियड होने तक जब भी आप कसम खाते हैं तो आपकी जो एज होती है वो 18 साल होनी चाहिए। तो इतना तो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर ही
तो 16 से 18 के बीच में ट्रेनिंग हो रही थी। तो कहाँ पे फिर आपको लेटर आया, फिर कहाँ पे ज्वाइनिंग हुई? फिर दिल्ली गया मैं। दिल्ली जाने के बाद रैंडमली पहली बार दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोग पहुंचे, और भी मेरे साथ कुछ लोग थे, ठीक है। तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं ट्रेनिंग के लिए। वैसे 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। क्या होता था ट्रेनिंग सुबह से लेकर रात तक, बताओ? लेकिन वहाँ पर एक ही मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ लगा वहाँ, कि वहाँ की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे अलग थी। कि मुझे ये नहीं पता था कि कल सुबह का, मुझे पता है कि कल सुबह क्या होना है, मुझे कल सुबह के बाद का नहीं पता। ये मुझे 2.5 साल के बाद पता चला। ऐसा क्यों? ओके। रीज़न क्या, हमारे को शाम को लगभग जब भी हम वहाँ से, हमारा जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर था जो भी हमको छोड़ता था, वो बोलता था अर्ली मॉर्निंग में आप 0400 आवर्स पर पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट करोगे करके। अब हमारा काम है 0400 आवर पर पीटी ग्राउंड पर पहुँच जाना। मतलब 4 बजे? 4 बजे मैंने, तो हम 4 बजे वहाँ सब खड़े हो जाएंगे बिल्कुल टाइम के हिसाब से। जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर आएंगे, सुबह पीटीआई आएंगे, वो हमारे को पीटी कराना स्टार्ट करेंगे। पीटी कराएंगे, पहले पीटीआई लेके जाएगा, 5 किलोमीटर दौड़ाएगा, देन वो हट जाएगा, नेक्स्ट पीटीआई आएगा, वो 5 किलोमीटर ले जाएगा, ऐसे ही करके 20 किलोमीटर दौड़ाते थे वो, ठीक है। तो लास्ट में जो आएगा वो एक जीसीओस रैंक आएगा, जिसकी एज होगी कम से कम 45 के समथिंग। तो लास्ट में बोलेगा मैं भी तो मेरी एज, चले तुम 16-17 ईयर के हो और मैं 54, मतलब इस एज का तुम मेरे बराबर नहीं दौड़ पा रहे हो। तो हम मन में तो ये बोलते थे यार सर आप तो अब भी आए हो, हम तो 15 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं लगातार, है ना। तो जब भी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती थी 4 से लगा 6-7, कोई फिक्स टाइम नहीं था, 6:30 भी अगर ख़त्म हुआ पीटी, तो वो लोग बोलते थे यार कि आप, वहाँ पीटी ख़त्म हुआ, फिर एक इंस्ट्रक्टर आता था, बोलता ठीक है ब्रेकफास्ट करके तुम 730 आवर्स पर बीओसी में रिपोर्ट करो। अब घड़ी में टाइम देखें हम यार 6:30 बजे तो हम यहाँ से छूटें, जाने में हमारे को आधा घंटा लगेगा। हम कब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, कब हम अपना वेपन लेंगे, ठीक है। मतलब वो टाइमिंग वैसा था, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप 5 मिनट लेट ही पहुँचोगे। मतलब आप कोशिश पूरी कर लो, आप उड़ के भी जाओगे ना तो भी आप 5 मिनट लेट पहुँचोगे, आपको वहाँ सज़ा मिलनी है। क्या सज़ा होती थी लेट होने की? सज़ा क्या है कि जैसे आप वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद इंस्ट्रक्टर बोलेगा हाँ भाई कि चलो मैं तुमसे पहले आ रखा हूँ करके, और तुम मतलब 2-4 गाली उसने देनी, और सज़ा क्या होगी कि उसको टच, आदमी की मरने जैसी हालत वहीं हो जाती थी। मतलब आप ताकत नहीं रही बॉडी में, वो मतलब कि जितना हम सुबह एक्सरसाइज करके आए हैं, जो 20 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, वो हमारे को विदिन 5 मिनट के अंदर उतना ही थका देता था। और एक साथ हाथ में उनके गोल्फ के स्टिक रहते थे, ठीक है। अब वो एक जिसके पड़ गया तो फिर उसके बाद होने के बाद नेक्स्ट भी बीओसी बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स, फिर वो करना पूरा का पूरा 26-27 ऑब्स्टिकल से वो पूरा करना। तो लगभग 9, 9:30, 10 वहाँ बज गए। फिर जैसे 10 होंगे खड़ा तो वो बोलेगा ठीक है अभी घड़ी में 10 बज गए हैं करके, आप 10:30 बजे रॉक क्लाइंबिंग रिपोर्ट करो। अरे फिर रॉक क्लाइंबिंग, फिर भागना उधर। और साइकिल उन्होंने वो दे रखी थी कि जिस साइकिल के पीछे वो स्टैंड भी नहीं था बैठने का। मतलब जिसको साइकिल चलानी नहीं आती उसके लिए तो भाई वो तो महाभारत ही था, आप बैठा ही नहीं सकते ना किसी दूसरे को। तो फिर वहाँ पहुँचना, अपना रॉक क्लाइंबिंग में पहुँचना। फिर रॉक क्लाइंबिंग में अब उसने देख लिया ये आ गए करके, तो पहले तो रॉक क्लाइंबिंग में पहुँचने से पहले वो हाथ को ही ख़त्म कर देगा, 200, 250, 300 तो डिप्स लगाएगा। अब जो हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं रहेगी फिर कहेगा चलो ऊपर करके, ठीक है। अब रॉक क्लाइंबिंग खत्म होगी, वहीं पर आपका टी वगैरह आ जाएगा। तो रॉक क्लाइंबिंग जैसे कोई नहीं कर पाया, नहीं ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली हम क्या बोल रहे हैं कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। ओके। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट दिन ही आपको धीरे धीरे आपके स्टेमिना को बढ़ाया जाएगा। जैसे आज हमने 10 किलोमीटर दौड़ा है, कल हम 15 दौड़ेंगे, उसके दिन 20 दौड़ेंगे, नेक्स्ट दिन हम 2 ही किलोमीटर दौड़ेंगे। वो सब चीज़ एवरेज को करके रखते हैं, ठीक है। और पहले मैंने आपको बोला वहाँ जाने से पहले वो लोग पूरा स्टेमिना पहले ही चेक करते हैं कि है या नहीं है करके। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने आपको क्या बोला कि पूरे इंडिया लेवल से उन्होंने बुला रखे हैं, वो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने 32 लड़के सेलेक्ट करें, तो उन्होंने डेफिनेटली देखा है कि इसका स्टेमिना क्या है करके पहले से, है ना, वो झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। तो फिर रॉक क्लाइंबिंग करी, जैसी आए मतलब बुरा हाल हुआ, 12, 12:30 बज गए। तो फिर बोलेगा एक काम करो, आप 15-20 मिनट का टाइम देगा, बोलेगा यूएससी में रिपोर्ट करो। मतलब अनाम कम्बाट जो फाइटिंग वगैरह चलती है मार्शल आर्ट टाइप का, तो वहाँ एक पिट बना हुआ है, उस पिट के ऊपर हम लोग पहुँचेंगे। फिर वहाँ पर फाइटिंग तो सिखाएगा 15 मिनट, 2 घंटा वो वैसे ही बर्बाद करेगा। मतलब उसको टच, इसको गोद में उठाओ, मतलब मरने से बुरी हालत। और जब बॉडी के ऊपर मतलब दुनिया भर की मिट्टी होगी, बालों में भी मिट्टी होगी, फिर एकदम से वहाँ पर एक गाड़ी पहुँचेगी और बोलेंगे भाई आपके पास 15 मिनट का टाइमिंग है, खाना खाने के बाद स्विमिंग में रिपोर्ट करो करके। अब भाई आप क्या खाना खाए, हाथ कब, जब तक लास्ट वाले का नंबर आता था टाइम खत्म हो जाता था, ठीक है।
मतलब आपके पास सब कुछ है। अब खाना भी आप कैसे खाओगे यूएससी पिट में, हम लोग प्लेट सामने रखते थे और अपने आप को बहुत दूर रखते थे बॉडी को, दूर से ही खाना लेते थे स्पून से, क्योंकि पूरी मिट्टी आ जाएगी आपके उसमें, है ना। तो ये लगभग ये लगा लो आप कि ये रात को 12 साढ़े 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 तक कंटिन्यू। जब थ्योरी की क्लास में बैठेंगे तो भाई साहब नींद ऐसी आ रही पूछो मत। वहाँ ट्रेनिंग रात को थ्योरी की क्लास होती, थ्योरी की क्लास है, और वहाँ मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, मतलब जानबूझ के हम लोग खड़े हो जाते थे कि यार नींद ना आए करके। वो एक स्टिक लेके बैठा हुआ कान में सीधा मारेगा तो बुरा हाल, हर बारी ट्रेनिंग चेंज। और क्यों ऐसा करते थे? आपने बोला 2.5 साल बाद पता चला कि मतलब बताते नहीं थे क्या। वो इसलिए नहीं बताते कि अगर मुझे कल का पूरा रूटीन बता दिया मैं अपने घर आ जाऊंगा बस। मतलब इतनी ताकत नहीं है हमारी बॉडी में, मतलब मेरे माइंड में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वो सब कुछ झेल सकूं। अगर आप अभी यहाँ बैठे हो, मैं आपको बोलूँगा एक काम करते हैं, बोला हाँ चलो रेडी होके आ जाओ नीचे, पीटी ड्रेस में रेडी होके आ जाओ, आप आ जाओगे। अब मैं बोलूँगा आपको यार चल रनिंग कर, आप रनिंग करा, करते करते मैंने आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दौड़ा दिया। मैं अभी आपको बोलूँगा 25 किलोमीटर दौड़ने, तो आप तो वैसे मेंटली अरे नहीं आना भाई, अब यही मना हो गए ना। हाँ, तो जब आपने ये ट्रेनिंग करी 2.5 साल, ठीक है, अब उधर 2.5 साल के बाद वहाँ जब ट्रेनिंग में थे, वहाँ कोड रेड करके कुछ होता है? मतलब तो कोड रेड जैसे एक मूवी में दिखाया था, नेवी सील में होता है। कोड रेड मतलब ऐसा होता है कि जो वीक होते हैं बाकी सब में से, उनको आपस के लोग काफी पनिशमेंट करते हैं और बुली करते हैं, और वो उसमें क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये वहाँ फर्स्ट वीक के अंदर हम लोगों को चेक करते हैं, सबका रिजल्ट जाता है ग्रुप कमांडर के पास। हर बंदे का एक रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट जाएगा कि उसका फिजिकल कैसा है, वो मेंटली कैसा है। तो रिजल्ट बनने के बाद जो वहाँ का बेस्ट होगा, जैसे 100% वाला है, उसको 40% का बड्डी पेयर दे देंगे। मेरी बात समझे? अब रीजन क्या है, उसको मुझे लेके आना है। मैं रनिंग कर रहा हूँ, अगर मैं आज 20 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ और मैं एक्सीलेंट आ गया, मेरा एक्सीलेंट तब तक नहीं माना जाएगा तब तक मेरा बड्डी पेयर वहाँ नहीं पहुँचेगा। मेरा काम है उसको लेके आना। नहीं, बट पनिशमेंट नहीं होती जो वीक होते हैं उनके लिए? नहीं, वो जो वीक है उसके लिए वही पनिशमेंट होगी ना, मैं उसको घसीट के ला रहा हूँ। उससे ज़्यादा पनिशमेंट क्या होगी? मैं लात मार मार के लेके आ रहा हूँ कि तेरी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ यार, क्योंकि तेरी वजह से मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। वो कहेगा भाई मैं नहीं आ रहा करके। एग्जाम्पल के लिए वो दौड़ा, रनिंग करी उसने, और 15 किलोमीटर के बाद वो बोलता तू जा, मैं नहीं आऊंगा। यार मैं क्या करूंगा तेरे बिना ना जाकर, मैं तो वैसे ही फेल हूं ना। तो ऑलरेडी पनिश है उसके लिए, और पनिश उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है। कई बार मुझे उसका वेट भी लेके चलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पास होना है। और लेकिन वहां पे बुली नहीं होता कोई? क्या चीज होता है सर, बहुत कोशिश करते हैं लोग बिल्कुल बिल्कुल चमकाने की, बुली करने की, कुछ तो करते होंगे डेफिनेटली। क्या करते हैं? जैसे कोई जैसे करता होगा, क्या है मैं आपको बताता हूँ, रैगिंग करते होंगे? नहीं, रैगिंग तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है, रैगिंग ही समझ लो आप कि एक एग्जांपल के लिए क्या है, इंस्ट्रक्टर है अभी, वो बोलेगा ठीक है एक काम करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप 200 पुशअप लगाओ। वो 200 पुशअप तो कौन लगाना है, लेकिन वो नजर रखेगा कि किसकी वजह से सबको करना है करके। ठीक है, अब जैसे एक मेरे ऊपर इंस्ट्रक्टर की नजर है, किसी की है, वो देख रहा है मैंने पुशअप नहीं लगाए करके कंटिन्यू, मैं सिर्फ 15 के बाद ही रुक गया। अब वो मेरे को बोलेगा आएगा थोड़ी देर में, बोला सबने ईमानदारी से किया, बोला हाँ। अब मेरे को बोलेगा हाँ भाई चेस्ट नंबर होता है, तो बोला चेस्ट नंबर सामने आ जा करके, बोला कितने लगाए करके। अब भाई इतने ही लगाए, उसको तो पता है, गिनती के बता देगा तूने इतने लगा रखे हैं। अब बोलेगा इसकी वजह से एक काम करो, तुम 100 पुशअप और लगाओगे करके सारे। अब सब किसके ऊपर गुस्सा हुए? मेरे ऊपर हुए, क्योंकि मेरी एक की वजह से उनको क्या करना पड़ा, 100 एक्स्ट्रा करना पड़ा। ये तो फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, राइट। फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा मेंटल ट्रेनिंग भी कुछ देते हैं? हाँ बिल्कुल सर, देखो मेंटल, फायरिंग, नेविगेशन, दुनिया भर की ट्रेनिंग। मतलब देखो फिजिकल तो फिजिकल ही है, नॉर्मली फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा क्या है कि स्किल्स आपको, एक्सप्लोजिव, नेविगेशंस आपको, फायरिंग। और फायरिंग भी नॉर्मल फायरिंग नहीं सर, नॉर्मल फायरिंग तो क्या हो गया कि आप फायरिंग रेंज में गए, ठीक है, आप फायरिंग रेंज में मतलब 100, 200, 300 मीटर पर फायरिंग करा, वो नहीं। आप क्या करोगे, आप बीओसी को क्रॉस करोगे। मतलब पहले आप इतने थक चुके होंगे, जैसे सुबह मैंने आपको बोला कि अर्ली मॉर्निंग आपकी पीटी होगी, पीटी होने के बाद आप बहुत थक चुके होंगे पहले से ही, ठीक है, और थकने के बाद आपको बीओसी कराया जाएगा। बीओसी कराने के बाद आपको एक टाइमिंग डिसाइड होगा, ठीक है। बीओसी के बाद यूएससी में जाओगे आप, असल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स होता है उसमें ओनली यार 5 या 6 ऑब्स्टिकल होते हैं शायद, तो और बहुत कम टाइमिंग है उसका, 5 या 6, टोटल टाइमिंग 6 मिनट के समथिंग का टाइमिंग है। इस 6 मिनट में 1 किलोमीटर या 800-900 मीटर के समथिंग में ऑब्स्टिकल बने हुए हैं 6। आप सारे ऑब्स्टिकलों को क्रॉस करोगे, और ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के बाद आपका वेपन वहाँ रखा होगा, ठीक है, कोई भी एक वेपन, चाहे M16 हो या AK कोई भी हो, आप वेपन को उठा के आपको टारगेट मारना है। आपका वेपन होल्ड ही नहीं कर पाओगे, आप इतने थक चुके होगे, आप होल्ड नहीं कर पाओगे वेपन को।
जब पहले दिन आप करोगे क्या फायर करूं करके, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी इतना आपका मतलब जवाब दे चुका है, आपका सांस आप नहीं रोक सकते हो। तो आपको फायरिंग करने के लिए किसी भी एक अच्छे फायरर का, कि आपका एम और माइंड एक जगह, यहाँ तो आपका कुछ भी नहीं है सर, आपका माइंड भी उस जगह पर नहीं है, आपका एम भी उस जगह में नहीं है, आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं दे रही है। पहला दिन और जब लास्ट 2 साल का दिन, तो उसमें धरती आसमान का फर्क आ जाता है। जब लास्ट 2 साल के बाद निकलोगे, आपका माइंड भी वहीं पर होता है, आपका आई भी वहीं पर होता है सर, ठीक है, और आपकी बॉडी भी आपका साथ देती है। तो ये सब प्रोसीजर दिन में, नाइट के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, रात में भी आपके टारगेट लगे हुए हैं, बहुत सारे टारगेट लगे हैं। आपको एक हल्का सा कैंडल नजर आ रहा है, आप 100 मीटर पर हो और आपको छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है, टारगेट के ऊपर गोली मारना है, बाकी आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। शूट टू किल के ऊपर आप जाओगे, पिस्टल फायरिंग के ऊपर जाओगे, MP5 के ऊपर आप जाओगे। उसमें सिर्फ 4 सेकंड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, मतलब 15-16 टारगेट लगे होते हैं। आप 4 टारगेट आपको दिए होते हैं कि आप 4 टारगेट के ऊपर गोली मारोगे करके। टारगेट्स तो बहुत सारे हैं, और जो टारगेट होगा वो भी आपका, मैं इंडियन टारगेट के हिसाब से बताऊं, रूबिया टारगेट है एक, ठीक है, कि उसमें क्या है, लड़की का फेस, जो एनिमी है उस टारगेट के ऊपर, एनिमी छोटा सा नजर आ रहा है, मतलब इतना सा हेड नजर आ रहा है एनिमी का, पूरा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, और फ्रंट में पूरी लड़की नजर आ रही है। अब आपको 4 सेकंड के अंदर क्या है, वो जो बाकी टारगेट है वो पब्लिक है, सिविलियंस है। 4 टारगेट हैं कि 4 एनिमी हैं जिन्होंने एक लड़की को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। आपको 4 सेकंड के अंदर शूट टू किल में, आप अपने पिस्टल को हाथ नहीं पकड़ सकते, अभी आपका पिस्टल लगा होगा और आप हाथ छोड़ोगे, तब तक इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा, और उसके विसल के साथ आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, और 4थे सेकंड में दोबारा विसल बज जाएगा। सिर्फ 4 सेकंड का टाइमिंग होगा आपके पास। इस 4 सेकंड में आपको उन सबको छोड़ के उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए सर। अगर इनमें से किसी भी टारगेट को बीच में गोली लगा, आप माइनस में जाओगे। मतलब एक टारगेट का 5 पॉइंट दिया उन्होंने, आप 20 पॉइंट के 4 टारगेट हैं आपके पास। तो ये इनको तो छोड़ो, बीच में जो लड़की है जिस एनिमी का, वो भी नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आदमी को लगना चाहिए। और 4 सेकंड के बाद अगर आपके पिस्टल से गोली निकली तो भी आप माइनस में जाओगे। अब फाइनल एग्जाम वहां तभी पास आउट करोगे सर जब आपके 20 नंबर आएंगे। आप एक गोली नहीं मार पाओगे, आपको तो नजर ही नहीं आएगा वो। पहले आप टारगेट को समझने में आपको टाइम लग जाएगा कि ये बीच के वो उतने से, एक तो माइनस अलग, मतलब +20 तो बहुत दूर की बात है, -20 जाते हैं स्टार्टिंग में कि सारे कुछ तो। नहीं लेकिन कर फिर पाओगे। इसमें भी आप क्या है सर, जब आप वहां से निकलोगे तो 20 पॉइंट लेके निकलोगे। सीक्रेट सर्विस, सीक्रेट सर्विस ऑपरेट कैसे करती है सर? देखो, ऑपरेशंस की साइड से या इंफॉर्मेशंस के लिए, दोनों साइड दोनों में बताते हैं यार। एक चीज क्या है, देखो, कभी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ऑपरेट कैसे करते हैं उस पे आएंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अभी आप मुद्दा सुन रहे हैं, आजकल न्यूज़ों में मुद्दा चल रहा है कि केजरीवाल को अरेस्ट किया, ठीक है, रैंडमली कुछ ना कुछ एविडेंस को गवर्नमेंट को लगे कि यार हल्का सा एक स्कैम किया है, जो भी उसमें उससे एक पूछताछ हुई, ठीक है, NIA ने पूछताछ करी, किसी ने भी करी, तो लगता है फिर हम पुरानी हिस्ट्री को चेक करना शुरू करते हैं। आदमी क्या करता है, बैक हिस्ट्री को चेक करता है, और बैक हिस्ट्री को कब से चेक करेगा, फैमिली बैक हिस्ट्री से चेक करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। अभी कुछ एक रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि केजरीवाल US वगैरह भी जाते थे, वहाँ मिलते थे। अब सीक्रेट सर्विस एक एक चीज़ पर चेक करेगी कि मिलता किससे था करके। फॉर एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि रैंडमली मेरे से मिले CM बनने से पहले, ठीक है, जब एक ऑफिसर थे, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो US में क्या है, क्या मैं US में वहाँ की सीक्रेट सर्विस के साथ हूँ, ठीक है, वहाँ की आर्मी के साथ मेरा कनेक्शन है, तो अगर कंटिन्यू मुझसे मिल रहे हैं तो मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन, उन सब कनेक्शन को जोड़ा जाता है। पहले तो पहले क्या जोड़ा जाता है, सारे कनेक्शंस को जोड़ा जाता है कि चलो मुझसे मिले, मैं किनसे मिल रहा हूँ, तो लगेगा कि यार नहीं, एक आदमी, एक एग्जांपल बता रहा हूँ यही चीज़ कि एक बंदा उससे मिलता है, उसके कनेक्शन किसके साथ है कंटिन्यू, वहाँ की CIA के साथ है, या ब्रिटेन के सीक्रेट सर्विसेज के साथ है, या रशिया की सीक्रेट सर्विसेज के साथ है, और कंटिन्यू मिलते हैं। फिर हम इसके ट्रांजिशन को चेक करना शुरू करते हैं। तो चलो मिलना भी रैंडमली हो सकता है, ऐसा नहीं कि मिलना भी रैंडमली हो सकता है, और क्यों गए हैं, आज गया आदमी, या 2 महीने के बाद गया, 6 महीने के बाद गया, या इसके फैमिली में कोई गया, तो हर एक्टिविटीज़ पर चेक करी जाती है। ये तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो गया कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद लगता है कि नहीं 100% इनोसेंट है या 100% गिल्टी है, तो फिर ऑपरेशन स्टार्ट होता है सर। तो बस बैकग्राउंड चेक करते रहते हैं और सब हिस्ट्री देखते हैं, जहाँ पे हिंट मिल गई, जहाँ कनेक्ट हो गया डॉट, कहीं ना कहीं वहाँ से देखो, कनेक्ट भी कई बार गलती से भी होता है, ऐसा नहीं है, कई बार यूज भी होता है आदमी का।
अभी एक फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। आजकल ISI ने क्या कर दिया कि रैंडमली वो लोग क्या चेक करते हैं, वो इंडियन आर्मी के लड़कों को ढूंढ रहे हैं, एयरफोर्स नेवी वगैरह, ठीक है, या जो भी गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन, उनको एक नॉर्मली तरीके से क्या आता है, एक रिक्वेस्ट आता है सोशल मीडिया वगैरह में, एक सुंदर सी एक लड़की उन्हें रिक्वेस्ट भेजेगी, धीरे धीरे दोस्ती होगी, दोस्ती होने के बाद वो कभी नहीं बताएगी वो कहाँ से बात कर रही है करके, दोस्ती होने के बाद वीडियो कॉलिंग में भी चैट होगी, पहले वो विश्वास को जीतेंगे धीरे धीरे, ठीक है, नॉर्मली विश्वास को जीतेंगे, और उसको लगा कि यार ये लड़का क्या कहते हैं इंडियन इंटेलिजेंस की, जब 6-7 महीने दोस्ती हो गई उसकी बढ़िया वाली, वो बताएगी मैं उसका बैकग्राउंड इस तरह से होगा कि आपको जम्मू वम्मू यही नजर आएगी पूरा का पूरा, तो धीरे धीरे वो एक बोलेगी यार मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ करके, मैं भी एक PhD कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, और मेरा प्रोजेक्ट आर्मी को लेकर है, उसको लगा यार आर्मी को लेकर मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ ना करके, ठीक है। अब वो तो बेचारा उसकी गर्लफ्रेंड है, चीज़ें हैं, वो है, उसको पता ही नहीं उसका यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है, और वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी बता रहा है, वो कह रही मैं अपना प्रोजेक्ट कर रही हूँ करके। तो ऐसा नहीं है यूज़ होता है या जानबूझ के कर रहा है। अभी आप रविंदर शर्मा का आपने नाम सुना होगा, है ना, सेकेंडरी डायरेक्टर जो RNW के, जो 2001 का इंसिडेंट है, ठीक है, जब RNW को पता चल गया था कि यार हमारा एक जो ऑफिसर है वो CIA के लिए वर्क करता है करके, ये रविंदर शर्मा से, हाँ, रविंदर शर्मा CIA के लिए, बिल्कुल, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या था केस, प्लीज समझाओ। वो हर इन्फॉर्मेशन को CIA तक पहुंचाता था, और एक पावरफुल, और वो रॉ में थे, पावरफुल पोस्ट पर, वेरी पावरफुल पोस्ट पर, लेकिन एकदम से क्या कर सकते थे यार, एक इतने पावरफुल आदमी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते थे। इनपुट मिली CIA से कि आपका एक आदमी है करके, लेकिन एक आदमी जो इस लेवल पर बैठा हुआ, इतना पावरफुल आदमी है, उसके ऊपर एकदम से हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके इंडिया की भी इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, पूरी सेकंड, इतना पावरफुल आदमी है सर, तो कैसे करे करके। फिर उनके क्या किए, जितने भी फोटो स्टेट मशीन्स वगैरह होती थी, सब चीज़ होती थी, उन सबको चेंज किया गया, चिप लगाई गई उसके अंदर, एवरीथिंग। अब वो जितने भी फोटो स्टेट्स वगैरह कर रहे हैं, उसकी 2 कॉपी एक रिजर्व में हो रही है, तो धीरे धीरे पता चला कि हाँ 100% है करके। अब इससे पहले उनको उठाते वो पहले ही निकल गए यहाँ से भाई नेपाल। लेकिन CIA ने भी देखो क्या है कि अगर आप अपने देश के नहीं हुए तो दुनिया आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। ये आदमी को लगता है कि यार मैं देश के साथ गद्दारी करता हूँ, मुझे वो लोग सराखों में बैठा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो आपको सिर्फ तब तक यूज़ करेंगे जब तक आप काम के हो, ठीक है। जो एक कहावत है ना, जो अपनों का नहीं हुआ तो हमारा कभी होगा ही नहीं, और लास्ट में CIA ने खुद ही 2011 में ख़त्म करवा दिया सर। आप बुरा करोगे तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही आएगा, कहीं ना कहीं से घूम के आ जाएगा। 100%। आप जैसा करोगे कर्मा वैसे घूम के आएगा आपके लिए। तो अब जब हम कर्मा की बात कर रहे हैं, तो कर्मा की बात से आपने क्या क्या किया ऑपरेशंस में, ये बताओ। देखो सर, ऑपरेशंस तो बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं लाइफ। ऑपरेशन होते कैसे हैं? चलो पहले तो ये बताओ कि अब इन्फॉर्मेशन मिली, एक सीक्रेट सर्विस कैसे ऑपरेट करती है दूसरे देश में जाके। मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए क्या है, हम लेते हैं एक आदमी है, हमारे इस देश का है, ठीक है, पावरफुल आदमी है। वो क्या करता है, किसी दूसरे देश के आदमी से मिलता है, रैंडमली मिलता है, और धीरे धीरे हमारे को ये पता चलता है कि यार जिस आदमी से मिल रहा है, ठीक है, इसके कनेक्शन वहाँ के उन लोगों के साथ है जो हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो रैंडमली चेक करते हैं उसको। रैंडमली चेक करने के बाद क्या लगता है कि नहीं यार, ये आदमी तो डेफिनेटली चाहे किसी भी चीज़ के लिए, पैसों में बिक गया, किसी भी चीज़ का लालच है, ये काम कर ही रहा है, हाँ। है ना। तो हमारे देश में उस आदमी को एलिमिनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस आदमी को जो वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो ऑपरेशन लॉन्च होता है, अब आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हो, अब आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका तो सपोर्ट बंद हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी भी अगर एक स्पाई या एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत, और देश डिनाई कर देगा कि पता ही नहीं। वो रूल है सर, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी जा रहा है उसको भी पता है कि डेफिनेटली देश मना कर देगा। अब लेकिन क्या है कि आपको एक आदमी को एलिमिनेट करना है, करेंगे कैसे, ठीक है। अब आपको वहां पर अपना क्या करना है, अपना पूरी की पूरी आपको एक टीम रेडी करनी है, ठीक है। ऑपरेशंस कैसे, एक एग्जांपल के लिए, एक उसकी हर लोकेशंस को चेक किया, उसके हर रूट को चेक किया। अब जो उस ऑपरेशन के अंदर आदमी जाएंगे, ठीक है, 3 लोग हैं, उन 3 लोगों को भी नहीं पता होगा टारगेट है क्या करके, उनको पता ही। और वो 3 लोग जिंदगी में पहली बार मिल रहे होंगे और आखिरी बार मिलेंगे। मैं यहां हूं अभी कि सपोज करो यहीं एक टारगेट गिराना है, तो मुझे ये पता है कि E+ मतलब कल मुझे शाम को 1700 आवर्स पर क्या है, अंधेरी आना है। मुझे सिर्फ ये पता है कि अंधेरी आना है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता अंधेरी कहाँ है करके, ठीक है। एक GR दे दिया, ग्रीक रेफरेंस, मेरे पास एक GR है, मेरे पास मैप है, उस मैप पर मुझे एक 4 फिगर दे दिए
उस 4 फिगर में मेरे को 1 किलोमीटर के दायरे में मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। मुझे बोला कि इस 1 किलोमीटर के मैंने मैप पढ़ा है अपना सिर्फ, और मैप पर मैं होल्ड कर रहा हूँ, मतलब मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर का सर्कल मुझे नहीं पता क्या है करके। क्लियर है? आज मैं होल्ड कर दिया यहाँ पर, नेक्स्ट दिन मुझे बोला जाएगा 6 फिगर GR। जैसे मैंने 6 फिगर GR को चेक किया तो मुझे पता चला यहाँ से 800 मीटर या 700 मीटर पर दूरी पर मुझे पहुंचना है। अभी भी मुझे नहीं पता कि 100 मीटर का दायरा मेरा कौन सा है करके। ठीक है, ऐसी कोई और भी टीम है मेरी, उन टीमों को भी सेम। जब मैं 100 मीटर के दायरे में पहुंचा तो फिर मुझे बोला 10 फिगर का एक GR। ठीक है, मैं 10 मीटर पर पहुंचा, बोला रैंडमली एक बंदा वहां पर तुम्हें इस लुक पर देख रहा होगा, उसको भी हम पहली बार मिले थोड़ी देर के लिए। मैं जानता ही नहीं आदमी कौन है, कौन से देश का है, यहाँ का है, कहाँ का है, कुछ नहीं पता। फर्स्ट टाइम मिला, टारगेट हमारा एक ही है, उनको भी नहीं पता टारगेट कौन सा है करके। भरोसा करना है तीनों को, लेकिन टारगेट नहीं पता ना अभी तक तो। और तीनों ना पहले भी नहीं मिले। अगर हम पहले भी मिले होते तो हम अपना दिमाग यूज करना शुरू करते, लेकिन दिमाग कोई और यूज कर रहा है। ठीक है, ऑपरेट कहीं और से हो रहा है, हम सिर्फ एक क्या है, रॉबर्ट जो काम कर रहे हैं। देन तीनों मिले, तीनों मिलने के बाद बोला फलाना आदमी देखो सामने से आ रहा है करके। ठीक है, वो कोई और होगा जो उन्हें एक्सेस दे रहा होगा, उसका भी हमें नहीं पता होगा कि उन्हें फॉलो कोई और कर रहा है। ठीक है, वो वहाँ से कंटिन्यू बता रहा होगा एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, एक फलाने नंबर की गाड़ी आ रही है, रोड के उस पार आएगी, उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है ब्लैक सूट पर, वो वहाँ पहुँच गया। कंटिन्यू एक और आदमी साथ में बता रहा है। ठीक है, कि टारगेट को एलिमिनेट करने वाले हम हो गए, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने वाला कोई और हो गया। तो इस तरह से पूरी टीम होती है, और हम मिले फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। वहां से फिर एस्केप चले गए, निकल गए। एस्केप के लिए भी अपना अपना पूरा रूटीन बैठा हुआ है। एस्केप कराने वाला भी एक दूसरा है कि भाई मेरे को बोला तू ए जगह पर पहुंच, तो वो दूसरे वाले को बी जगह। मैं ए जगह पर पहुंचा, ए जगह पर पहुंचने के बाद मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए, जो भी है, जो भी चीज़ दिया, नई आइडेंटिटी दी। उसने बोला कि तू सी जगह पर पहुंच। मैं सी जगह पर पहुंचा, सी जगह पर एक आदमी मिला। तो हम पहली बार मिलेंगे और जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे आपने कहाँ पे ऑपरेशंस किए? ऐसे बहुत सारी जगह पर करे सर। मैं जगह तो, कंट्री तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशंस रहे लाइफ में। कंट्री नहीं बता पाओगे? कंट्री नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे रहे। बहुत सारी ऐसी रहे। कोई एक ऑपरेशन बताओ बिना कंट्री नाम दिए। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि एक हमारे कभी सीनियर रहे होंगे कोई भी, हमने एक अपना बिजनेस, एक आदमी स्टेब्लिश किया एक देश के अंदर, उसको सब कुछ दिया, पैसा हंसा, एवरीथिंग। अच्छा, एक बिजनेस पर्सन आप लोगों ने स्टैब्लिश किया? हमने नहीं, मेरे सीनियर्स लोगों ने जो भी किया, मतलब इंडिया ने किया, क्योंकि उसका सिर्फ यही काम था कि जब भी उस देश में हमारे देश के लिए कोई दिक्कतें बढ़े या कोई कर रहा है, हमारे जो लोग जाएंगे उसको सपोर्ट करेंगे करके। क्लियर है? अब उसने क्या किया, जब भी वहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च करना था, ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए उससे 1.5 CR की ज़रूरत थी। ठीक है, 2007 के समथिंग में। तो एक टीम गई वहाँ पर, उसके दिल में आ गया लालच। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कभी आदमी को नहीं छेड़ती। हो सकता है 10 साल तक उसको कभी ना छेड़ें, और ज़िंदगी भर के लिए भी नहीं छेड़ेंगे, इस पर काम नहीं पड़ेगा। तो वो भी शायद रैंडमली भूल गया, कुछ भी हो गया, जब उससे ज़रूरत पड़ी उसके मन में लालच आया, और उसने वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वहाँ की लोकल पुलिस के साथ मिलकर तीनों बंदे मरवा दिए सर, सिर्फ 1.5 CR के चक्कर में। मतलब पैसा देना तो दूर की बात, क्योंकि वेपन्स के साथ टीम थी। अब उनको था यार अपना आदमी है, चीज़ें हैं करके पैसे लेने गए, वहाँ की एक लोकल टास्क फोर्स के साथ तीनों का एनकाउंटर करा दिया। ठीक है, अब उस आदमी को मारना बहुत ज़रूरी था, है ना? अब उस आर्मी को मारने के लिए भी कम से कम 1.5 साल की प्लानिंग हुई। फिर उस आदमी को मारना, क्योंकि उसको गिराना बहुत ज़रूरी है, जिसने हमारे 3 आदमी खोए सर। 3 आदमी गए उसकी वजह से। फिर हम उधर गए, और जाने के बाद केबल का काम खोला पहले। ठीक है, केबल के काम खोल, मतलब पहले केबल वगैरह चलता था, आजकल तो हाँ, मतलब हमारी टीम थी वहीं पर। फिर केबल के काम में वहीं पर पूरी टीम लगी, केबल वगैरह के ऑपरेटर। कंटिन्यू उसके ऊपर नज़र रखना शुरू किया, एवरीथिंग, सब कुछ नज़र रखा, उसके हर मूवमेंट के ऊपर हमारी टीम नज़र रख रही थी। ठीक है, अब टीम नज़र रखने के बाद एक दिन इनपुट मिल गया कि यार सुबह सुबह डेली वो टेनिस खेलने जाता है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, उसका डेली का रूटीन है, उसका हर रूटीन को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, फिर एक दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह गए। अब सुबह जाने के बाद मैं और मेरा साथी था, अब मुझे बाइक चलानी थी। अब मुझे बाइक के ऊपर थोड़ा सा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कई टाइम के बाद मैं बाइक चला रहा था, और मुझे लगा यार मैं एकदम से चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा करके। तो देन मेरा जो भी एक साथी दूसरा वहाँ पर था, यार मैंने कहा मैं पीछे बैठता हूँ, तू बाइक चला। तो रैंडमली हम गए उधर पर अर्ली मॉर्निंग, सेम टाइम वो निकला वहाँ से, उसको एलिमिनेट किया।
जैसे एलिमिनेट किया उसको, एलिमिनेट मतलब कैसे खत्म किया उसको गोली से? हाँ, गोली से खत्म किया। ओके। और देन वापस आए तो पीछे उसका एक बैग रखा हुआ था, और जैसे उसको किया, उसकी गाड़ी टकराई एक खंबे से, मिट्टी का है क्या, पत्थर का, बिजली का खंबा था, उससे टकराया तो पीछे का दरवाजा हल्का सा हुआ, तो पीछे एक बैग था क्रिकेट का टाइप का। तो मैंने बोला अरे भाई देखे तो सही क्या है करके, कुछ और तो नहीं हो? तो देखे तो उसमें तो उस देश की करेंसी थी सर भाई, पूरी की पूरी पूरी भरी हुई थी करेंसी। ठीक है, अब हमने कहा यार इसको उठाए नहीं उठाए, तो उसको भी उठा लिया सर। उसको उठाने के बाद वापस उधर गए तो इतनी देर में तो हल्ला मच गया पूरा का पूरा हर जगह। ठीक है, तो ये हुआ करके उनको लगा कोई लूट या मर्डर हुआ करके साथ में। ठीक है, और किस्मत देख लो कि रीज़न कि उस आदमी ने 1.5 CR के लिए 3 बंदे मरवाए, है ना, 1.5 CR के लिए 3 बंदे मरवाए। और सेम अगर आप करेंसी देखो 10-15 लाख का फर्क रहा होगा करेंसी के हिसाब से, इतने ही उसकी गाड़ी के पीछे मिले सर। इसको कर्मा कह लो क्या कह लो। और ये अपन इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल लिया सर? नहीं निकाले नहीं, तो वहीं चले गए सर। पैसा तो नहीं लाए, पैसा तो वहीं चला गया, उस करेंसी को यहाँ नहीं लाए। लेकिन वो करेंसी हमारा मतलब नहीं था, सिर्फ टारगेट को एलिमिनेट करना था। वो तो रैंडमली मिल गया पीछे। और वहाँ से फिर इंडिया वापस कैसे है? वापस सर अपनी टीम बिल्कुल वही एक दूसरी जगह पे गए, दूसरी जगह गए, थोड़ा होल्ड किया जब तक मैटर शांत नहीं हुआ, जब तक होल्ड किया। पर ज़्यादा बेटर उसी टाइम एलिमिनेट करते से निकलना अच्छा होता है कि नहीं, रुकना? डिपेंड करता है सर आपका टारगेट कहाँ पर है। जैसे अगर आपने ये XYZ कंट्री में एलिमिनेट किया, मैं आपको एक उदाहरण और उसके बाद जब तक वहाँ की पुलिस को पता चलेगा तब तक वो वहाँ पे आपके बारे में सबूत इकट्ठा करेगी या फोटो कहीं से इकट्ठा करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, उससे पहले तो आप देश छोड़ दो तो बच गए। नहीं सर, डिपेंड आपका टारगेट कहाँ पर है। अगर सपोज करो मुंबई में एक टारगेट है, मैं कहाँ जाऊँगा मुंबई से? अगर आप मुझे गोरखपुर में एक टारगेट देते हो, मैं नेपाल निकल जाऊँगा, मेरे लिए उसी टाइम निकलना बहुत ईजी है। बट जैसे अगर मान लो मुंबई में हो तो मुंबई से सीधे निकल के आप पहले यहाँ से कैसे निकलोगे सर? मुझे छोड़ना तो देश ही पड़ेगा ना, मैं फ्लाई तो करूंगा नहीं यहाँ से। अब मैं फ्लाई तो करूंगा नहीं ना, मैं LOC ही क्रॉस करूंगा, चाहे मैं वाई नेपाल निकलूं, वाई बांग्लादेश निकलूं। पानी से निकलना पड़ेगा, लैंड से निकलना, कहीं से निकलना पड़ेगा, मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतनी देर में मैंने आपको बोला कि आपका टारगेट दुनिया के कौन से कोने में है, वो लोकेशन कहाँ पर है, वो बहुत डिपेंड करता है। अगर सेम मुंबई में एक टारगेट होता है एग्जाम्पल के लिए, तो मेरे से यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे होल्ड करना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि मैं नहीं क्रॉस कर पाऊंगा इंडिया। यही टारगेट मुझे आप गोरखपुर में देते हो, यही टारगेट मणिपुर के अंदर देते हो, ठीक है, मेरे लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि बॉर्डर बहुत नजदीक है। डिपेंड करता है मैं कितनी देर में बॉर्डर क्रॉस करूंगा करके। एंड यूजुअली ज़्यादा सेफ लैंड होता है वाटर होता है? नहीं, लैंड ज़्यादा सेफ, पानी से भी ज़्यादा? पानी से ज़्यादा सेफ लैंड। क्यों ऐसे? क्योंकि एक्चुअली क्या है सर कि लैंड से हम लोग निकलेंगे, पानी से हम लोगों को रडार, देखो पानी से मैं तैर के तो जाऊंगा नहीं सर, डेफिनेटली तैर के तो मुझे बोट लेके जाना पड़ेगा, बोट रडार पर आएगा सर, है ना, कहीं कहीं नेवल बेस के रडार में आएगा। लेकिन जब मैं लैंड क्रॉस कराऊंगा, लैंड में मैं दुनिया के किसी रडार में नजर नहीं आऊंगा, तो लैंड से ज़्यादा आसान, लैंड से ज़्यादा ईजी है। वही तो आप जैसे सीक्रेट सर्विस में थे, आपको बहुत चीज़ें पता होगी। इंडिया को सबसे ज़्यादा खतरा कौन से देश से? देखो सर, इंडिया को जो खतरा है सबसे ज़्यादा, अभी तो हमारा पड़ोसी देश ही चाइना है सर, जिससे हमारे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है सर, डायरेक्ट तरीके से भी सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे को चाइना से ही है। क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हम पावरफुल बने सर, क्योंकि पूरा का पूरा एशिया कंट्रोल चाइना ही चाहता है। ये आप अभी से मत देखो, अगर आप 1955 के अंदर देखो तो आप ज़ियाओ लाई जो चाइना के उस टाइम प्रीमियम थे, हमने एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करी उस टाइम, अगर आपको पता हो, एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक्चुअली क्या होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 के बाद, हम लोग 47 में हम फ्रीडम हुए, 49 में चाइना हुआ, और उस टाइम दुनिया में 2 ही सुपर पावर देश थे सर, एक USSR था और दूसरा अमेरिका था। ये दोनों पावरफुल बन रहे थे। अब ये दोनों पावरफुल बन रहे थे, दोनों पावरफुल बनने के लिए हम लोग भी चाहते थे यार हमारी भी अर्थव्यवस्था सही हो। उसके लिए सबसे पावरफुल लीडर नेहरू जी, अपने ज़ियाओ लाई जिनको ब्रेन ऑफ चाइना कहा जाता है सर, दोनों ने डिसाइड किया कि यार हम क्यों ना एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करें और इसमें सारे यूरोप और एशिया के देशों को बुलाएं कि हमको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। तो चाइना बिल्कुल, ये 1955 से देखो आप कि चाइना बिल्कुल ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, ठीक है। और तभी 11 अप्रैल 1955 को सुबह 11 बजे एक इंसिडेंट हो जाता है कि जिस प्लेन के अंदर ज़ियाओ लाई जा रहे थे, वो प्लेन हमारा था, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था, इसका निकनेम कश्मीर प्रिंसेस था। वो प्लेन इन्हें हांगकांग से लेकर जकार्ता लेके जाना था, ठीक है। क्रू मेंबर भी इंडिया का था उसमें 6 के 6, और ज़ियाओ लाई को उस प्लेन में जाना था। और वो प्लेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, धमाका हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, और ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरता है। जब ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरा और
उस दिन चाइना के प्रधानमंत्री नहीं बैठे इस प्लेन में प्रीमियम वहाँ के, उनके अपेंडिक्स का दर्द हो गया था। पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो गया सर। पूरी दुनिया ने क्या बोला कि हिंदुस्तान को आप एक टेररिज्म देश घोषित करो, क्योंकि इंडिया क्या करता है, बोलता तो भाईचारा है करके कि मैं भाई हूं करके, और ये चाइना के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग करता है करके। ठीक है, आप चाहे केजीपी ले लो, उस टाइम CIA ले लो, MI5 ले लो, ठीक है, इसकी PRC ले लो, ताइवान की KMT ले लो, ये सब के सब लोग बोलते हैं कि इंडिया एक टेररिज्म देश है, क्योंकि प्लेन भी इसका और क्रू मेंबर भी इसके, तो पूरा प्लेन इसके कंट्रोल में था। प्लेन हमारा बॉम्बे से कलकत्ता गया, कलकत्ता से जकार्ता गया, जकार्ता से हांगकांग गया, सारा क्रू मेंबर हमारा ही था। ठीक है, और प्लेन के अंदर बॉम्ब भी इंडिया ने रखा। क्यों रखा? क्योंकि हिंदुस्तान एशिया में पावरफुल बनना चाहता था, एशिया में पावरफुल बनना चाहता था। क्या करें नेहरू जी, पूरे वर्ल्ड एक तरफ हो गया। तो हमने, अब हमारे पास एक ही चाह रहा था कि हम कैसे भी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करें सर। चाइना ने उसमें भी बोला कि यार, चाइना दो तरफा गेम खेलता है। चाइना नेहरू जी को बोलता है कि नेहरू जी मैं तो आपके साथ हूं करके, है ना, और मुझे लगता है कि ये धमाका आपने, मुझे लगता है कि ये धमाका आपने नहीं किया, लेकिन मेरी एजेंसी बोलती है कि धमाका आप ही ने किया है। वहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुझे रैंडमली लगता है कि आपने नहीं किया, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया की एजेंसी बोल रही है और मेरी खुद की एजेंसी बोल रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे इंडिया का हाथ है करके। तो बोलता है कि मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए कि आप इसको पूरी दुनिया में आपका ही ऑफिसर इसको लीड करे, मैं इतना फेवर कर दूंगा आपको। तो यार नेहरू जी ने बोला यार ये भी बहुत कि मतलब ये केस अब इंटरनेशनल केस है ना, ये जो केस है एक इंटरनेशनल केस है, तो इस केस को जो लीड करे वो आपका ऑफिसर लीड कर ले पूरी दुनिया में। ठीक है, तो यार नेहरू जी ने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है सर, आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हो और क्या चाहिए। ठीक है, अब हमारे एक ऑफिसर रामेश्वर नाथ काव, जिन्होंने RN के खड़ी करी, जिन्होंने लास्ट में रॉ खड़ी करी थी सर, RNW खड़ी करी उन्होंने, वो जाते हैं जब उस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं ना सर, जब थ्योरी निकलती है लास्ट में, तो थ्योरी में पता चलता है कि इस धमाके के पीछे ताइवान का हाथ था, अमेरिका ने डेटोनेटर दिया था, रशिया को पूरा पता था क्या हो रहा है करके, और खुद चाइना के प्रधानमंत्री को 6 घंटे पहले पता चल गया था कि प्लेन के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है करके, लेकिन चाइना के प्रधानमंत्री ने बोला कि धमाका होने दो करके। ठीक है, मतलब इस धमाके को आप होने दो। क्यों? क्योंकि ये धमाका होगा तो मैं हिंदुस्तान का तो नाम आएगा ही आएगा, हिंदुस्तान तो बैकफुट में जाएगा ही, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ताइवान वो खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने डेटोनेटर दिया, अमेरिका हमेशा के लिए चुप हो जाएगा ताकि मैं आगे वीटो पावर लूंगा। ठीक है, चाइना का गेम। और जब कि चाइना ने क्यों फेवर किया, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोगों ने उस टाइम बोला कि यार चाइना ने ये फेवर क्यों कर दिया कि हिंदुस्तान का एक ऑफिसर इसको लीड करे। उसके पीछे की कहानी सुनो, क्योंकि चाइना को ये लगता था कि दुनिया में सबसे बेवकूफ़ लोग हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई अमेरिकन CIA का इसको लीड करेगा, KGP का लीड करेगा, MI5 का लीड करेगा तो खोल देगा। लगा हिंदुस्तान का तो सारे बेवकूफ़ है, जैसा चाहूँगा वैसा घुमाऊंगा फुटबॉल की तरह। तो मदद भी इसलिए करी ताकि कभी केस ना खुले करके। तो ये उस टाइम का चाइना है सर। और ये कैसे पता आपको? ये बहुत ओपन है? नहीं ओपन नहीं है, क्योंकि पता है मेरे को पूरी इसकी थ्योरी सर। क्या बात है। तो अब 1955 से हैं, सोच लो आप। और वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिस इंसिडेंट से सर अमेरिका को ताइवान के साथ अपना समझौता तोड़ना पड़ा सर, और वीटो पावर देना पड़ा आगे चाइना को। एक इंसिडेंट, क्योंकि डेटोनेटर अमेरिका का था सर, उस बॉम्ब में यूज़ किया हुआ डेटोनेटर अमेरिका का था। सिर्फ उस अमेरिका ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बोला उस टाइम, जब चाइना ने अमेरिका के ऊपर भी ब्लेम किया कि ये बॉम्ब तुमने दिया है। अमेरिका ने बोला नहीं, बोला कि डेटोनेटर मेरा है, मैं मानता हूं, लेकिन बॉम्ब के अंदर 3 चीज़ें और हैं। एक्सप्लोजिव लगा हुआ है, पावर सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, मैकेनिज्म लगा हुआ है। ये 3 चीज़ कौन से देश के हैं ये भी तो बताओ। चलो डेटोनेटर तो बोला कि हो सकता है मेरे देश का हो, कोई यहाँ से लेके गया हो, लेकिन ये ऐसा इंसिडेंट था कि अमेरिका को ताइवान के साथ अपना समझौता तोड़ना पड़ा। और ब्रेन चाइना का देखो ना, कि एक आदमी ने बैठकर इस प्लेन के अंदर आई थिंक 19 लोग थे सर, क्रू मेंबर लगा के। 19 में से 17 ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। 17 आदमियों की कुर्बानी दी, अपने खुद के लोगों की भी कुर्बानी दी। चाइना के खुद के कम से कम 6 या 7 डेलीगेट चाइना के मारे गए सर। सिर्फ क्यों? क्योंकि दुनिया में पावरफुल बनने के लिए अपने लोग मरवा दिए, अपने पावरफुल लोग मरवा दिए, ताकि वो ये इस चीज को यूज करे, इस चीज को यूज करे। इसके 2 फायदे। पहला फायदा क्या, उसका ताइवान तो खत्म ही हो गया ना सर। ताइवान KMT खत्म करवा दी पूरी की पूरी।
उसके बाद कभी चाइना के ज़ियाओ लाई के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। अमेरिका कभी नहीं बोल पाया, क्योंकि अमेरिका ने अगर चाइना के खिलाफ उस टाइम कुछ भी बोलता तो बोला तुमने तो मेरे को मरवाने की प्लानिंग करी। अब अमेरिका को बैकफुट में होना पड़ गया उस एक इंसिडेंट के चक्कर में, ठीक है। बेचारा उसने सोचा कि हिंदुस्तान को भी मैं करूँ करके, कि हिंदुस्तान भी एक टेररिज्म देश में आ जाएगा। वो तो इंडिया ने अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर दिया सर। तो आप सोच सकते हैं मतलब किस लेवल पर आज क्यों दिक्कत हो रही है चाइना को हमारे देश से, क्योंकि उनको लग रहा है एक पावरफुल लीडर आ गया भाई। दिक्कत इसलिए तो है ना, इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, चाइना को दिक्कत हो रही थी ना दूसरे देशों को दिक्कत हो रही थी। आज दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि एक आदमी आ गया भाई, पावरफुल आदमी आ गया, कुछ भी कर देगा। दिक्कत लीडर से है। हिंदुस्तानी तो वही हैं जो पहले थे, हिंदुस्तानी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही लोग हैं सर, लेकिन एक आदमी के आने से दिक्कत पड़ गई। एक बात बताओ, इंडिया की अब वर्ल्ड में इमेज बेटर हो गई क्या? लोग डरने लगे इंडिया से कि इंडिया से पंगा नहीं लेना? नहीं, 100% सर, चाहे कुछ भी हो, आज लोग बोल रहे हो। आज की जो सिचुएशन चल रही है सर, जो प्रेजेंट टाइम में लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया को ये पता है कि अगर हमने इसके अगेंस्ट कुछ किया तो दुनिया के किसी भी कोने में आकर इंडिया हमको थ्रेट करेगा करके। चाहे हम दुनिया के किसी भी देश में हो, हम सेफ नहीं है अगर हम देश के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के लिए हम कुछ करेंगे। अच्छा, इस गवर्नमेंट की बात करने पे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हो प्राइम मिनिस्टर के। क्या होती है वो पोजीशन और कौन से प्राइम मिनिस्टर के थे आप? सर मैं जिस टाइम एक्चुअली जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था, एनएसजी कवर की आईडी थी, तो मैं कई मिनिस्टर्स के साथ रहा जिनको भी जेड प्लस कवर है। वो डिपेंड नहीं करता एक्चुअली जेड प्लस क्या है, जरूरी नहीं है कि आप कोई मिनिस्टर ही हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, अगर लगता है इस देश को कि आपके जाने से हमारे देश को नुकसान हो सकता है करके, ठीक है, तो आपको जेड प्लस कवर ब्लैक कैट का दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो या एक्स प्राइम मिनिस्टर हो या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, नहीं, एक आप नागरिक भी हो सकते हो। आपने अपने देश के लिए क्या योगदान दिया और आपके जाने से क्या है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है अश्वनी कुमार, पंजाब केसरी के मालिक। बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि 2018 तक या 19 तक, एग्जैक्ट मेरे को फिगर नहीं पता, पर उनको भी ब्लैक कैट कवर एनएसजी लागू थी सर। क्यों थी? जेड प्लस वो भी एनएसजी कवर, जेड प्लस तो बहुत सारी हैं सर, जेड प्लस में भी एनएसजी कवर बेस्ट। तो वो क्यों थी? क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, खालिस्तानी मूवमेंट हुआ, तो अश्वनी कुमार वो थे जिन्होंने इस पंजाब की जनता को ये बताया कि भाई ये लोग गलत हैं करके, ये नहीं है इंडिया के साथ, आप इनका साथ मत दो। उस आदमी ने अपने अखबार के माध्यम से पूरी पंजाब की आवाम को ये बताया कि आप अगर खालिस्तानियों का सपोर्ट करोगे तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए, आपकी आने वाली जनरेशन या आप लोगों के लिए गलत होगा करके, ठीक है। तो इस काम से क्या हुआ, हिंदुस्तान को बहुत बेनिफिट हुआ, लोग टेररिज्म की ओर कम गए। तो अश्वनी कुमार की भी जान को खतरा था खालिस्तानियों से हमेशा। तो जिस आदमी ने देश के लिए इतना योगदान दिया, तो भारत सरकार ने भी उनको एनएसजी कवर दिया, जेड प्लस कवर उनको भी दिया। और इस बात का पैसे लेती है गवर्नमेंट? नहीं, इस चीज़ का कोई पैसा नहीं होता है सर। जैसे एक्चुअली क्या आजकल के टाइम में कोई भी आदमी पुलिस का एक गार्ड ले लेता है, पैसे लेता है, नहीं। अगर एनएसजी कवर डिसाइड करता है या आपको RNW या IB डिसाइड करेगी सर। अगर फॉर एग्जांपल के लिए कल आप बोलते हो कि मुझे एनएसजी कवर चाहिए करके, तो होम मिनिस्टर ये डिसाइड करेगी कि रियल में आपको एनएसजी कवर की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। कि मतलब सपोज करो राज के जाने से इस देश को क्या नुकसान है करके, इस देश में क्या हो सकता है आपके जाने से। तो इसके लिए IB और RNW 2 साल एनालाइज करेंगे सर, और उनकी एक कंबाइंड रिपोर्ट जाएगी होम मिनिस्ट्री को, और दोनों की रिपोर्ट को चेक करने के बाद ये डिसाइड, अगर दोनों की रिपोर्ट ही कहती है कि नहीं आपको एनएसजी कवर देना चाहिए, तो आपको एनएसजी कवर मिलेगा सर। एनएसजी कवर के बाद 99.9% सेफ होता है इंसान? नहीं सर, देखो एनएसजी कवर के बाद भी अगर आप इंसिडेंट देखो तो एक ही इंसिडेंट हुआ है देश में, पंजाब के CM बैन सिंह के ऊपर ही जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। वो भी इंसिडेंट क्या हुआ, एक्चुअली उनकी गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव, जहाँ भी उनकी गाड़ी होती थी। एनएसजी कवर भी क्या है सर, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी, ठीक है। आप किसी को भी अगर एनएसजी कवर है किसी के पास भी, एग्जाम्पल के लिए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। तो एनएसजी कवर का काम क्या है कि जब भी योगी सर अपने घर से निकले किसी भी जगह पर, तो एनएसजी का काम है मोबाइल सिक्योरिटी देना, उनको मोबाइल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है सर। लेकिन जब वो अपने घर पर हैं तो उनकी जो लोकल स्टेट की पुलिस है या CRPF है या जो भी पैरामिलिट्री फोर्स उनको मिली है, वो सिक्योरिटी देगी उसमें,
ठीक है, जब भी मूवमेंट होगा वो ओनली मोबाइल मूवमेंट क्या होगा, वो एनएसजी कवर का मोबाइल मूवमेंट होगा। तो बैन सिंह के ऊपर भी इंसिडेंट क्या हुआ, जो रूटीन उनकी गाड़ी थी सर, वो रूटीन उनकी जो गाड़ी जब भी सर्विस के लिए गाड़ी जाती थी सर्विस वगैरह करने के लिए, वो जब बाहर गई तो उसमें एक्सप्लोसिव प्लान कर दिया सर। तो सेफ तो सर देखो, सेफ तो दुनिया में मौत तो आएगी सर। अब वो क्या बहाना लेके आती है वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन है तो आप 99% सेफ हो, 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। तो ये अभी जैसे एनएसजी कवर है, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स को ही मिलती है? नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर के पास एसपीजी है, अभी एसपीजी कवर में आते हैं प्राइम मिनिस्टर और गांधी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सर। वो एसपीजी का अपना ग्रुप है सर। एनएसजी से भी ऊपर होता है? नहीं सर, एक्चुअली देखो एनएसजी क्या है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का काम है सर ऑपरेशंस करना। एनएसजी का काम सिक्योरिटी नहीं है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे करके। एनएसजी सिक्योरिटी के लिए नहीं बन रखी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनी है कि इस देश के अंदर अगर कोई भी टेररिज्म अटैक होता है या स्काई मार्शल या एयर में कोई भी प्लेन हाईजैक होता है, जैसे 99 में IC 814 जो हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइंस की प्लेन जो गंदार लेकर गए थे, उसके बाद स्काई मार्शल भी बनाई गई। एनएसजी का काम है ओनली काउंटर ऑपरेशन लैंड और स्काई में। एनएसजी बनी इसके लिए है सर, एनएसजी नहीं बनी है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन एनएसजी है तो सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर कल सपोज करो कोई भी काउंटर अटैक होता है, टेररिज्म होता है, तो एनएसजी की सिक्योरिटी को विड्रॉल कर दिया जाएगा सर। जब वो देश में नहीं कर रहे हैं कोई ऐसा, तो कहीं ना कहीं काम लेने के लिए उनको सिक्योरिटी में लगाया गया है, जो भी SRG ग्रुप है उनका। और एसपीजी ओनली सिक्योरिटी के लिए ही बनी है सर। एसपीजी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही बनी है, उनको ट्रेन ही सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही बना है सर। ओके, सो अभी जो योगी जी के पास है वो एनएसजी है, एनएसजी कवर है योगी जी के पास। और शायद हिंदुस्तान में 16, 17 या 20 आदमियों के पास होगी सर एनएसजी कवर। एनएसजी कवर। ओके, जैसे ना एक मैं वेब सीरीज़ देख रहा था, मुझे नाम याद नहीं उस सीरीज़ का, बट उसमें ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है, जैसे बाहर के देशों में प्रेसिडेंट्स वगैरह के लिए भी सेम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी होती है, राइट? तो उसमें ऐसा होता है कि एक शूटर्स होते हैं और एक प्रोटेक्टर्स होते हैं। तो एक पूरी आपकी जो सिक्योरिटी होती है, जैसे मान लो अगर 60 लोगों की सिक्योरिटी है, 50 लोगों की सिक्योरिटी है, उस 50 लोगों की सिक्योरिटी में कुछ लोगों को पता होता है कि कौन प्रोटेक्टर्स हैं और कौन शूटर्स हैं। तो जैसे क्या होता है कि अगर कभी भी क्योटिक सिचुएशन होती है तो जो प्रोटेक्टर्स होते हैं वो शील्ड बना देते हैं उस आपके प्रोटेक्टेड पर्सन के सामने। फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट है तो उसके आसपास वो शील्ड बना देंगे। बात समझ गया। और जो शूटर्स हैं वो साइड से जाके पोजीशन ढूंढते हैं कि भाई ये अगर गन आ रही है, क्योस हो रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, उनको जाके काम होता है कि सामने वाले को अनाम करो या उस सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आओ। और प्रोटेक्टर्स का काम सिर्फ होता है प्रोटेक्ट करना। तो ऐसा अपने इधर भी होता है कि शूटर और प्रोटेक्टर अलग अलग पोजिशन होती है। कि आपको लगता है कि कोई भी एक आदमी है जिसको जेट प्लस है, इसके रिंग्स डिवाइड होते हैं सर। रिंग्स मतलब? रिंग्स डिवाइड होते हैं। अब हम आते हैं सबसे आउटर रिंग्स में। सपोज करो अभी आउटर रिंग्स मतलब क्या? मैं वही बता रहा हूँ आपको। योगी आदित्यनाथ को जेट प्लस ब्लैक कैट कवर है, सिर्फ आपको यहाँ ब्लैक कैट कवर नजर आ रहा है, एनएसजी कवर। जो आउटर रिंग्स होगा, उस आउटर रिंग्स का ये काम है इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ये पता करना कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन है। चाहे वो पाकिस्तान में होगा, चाहे अमेरिका में होगा, चाहे ब्रिटेन में होगा, चाहे चाइना में, उन लोगों का एक ही काम है सर। क्या काम है? योगी आदित्यनाथ के बारे में पता करना कि कौन से देश से इनको थ्रेट है। आउटर रिंग। फिर नेक्स्ट रिंग के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में आदमी गए होंगे सर इनर रिंग से अंदर, चाहे आप IB के हो, किसी के भी हो, जिनका एक ही काम है कि इस देश में कौन सा स्टेट में योगी आदित्यनाथ के लिए गलत सोच रहे हैं, थ्रेट है। क्लियर है? फिर हम उसके स्टेट में आ जाते हैं सर, देश को हटा के स्टेट में आते हैं। तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होगा उस स्टेट का, उनका हर डिस्ट्रिक्ट में लोग होंगे जो सिर्फ ये पता करेंगे कि इनके लिए किस डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या भावनाएं रखते हैं, कौन लोग क्या सोचते हैं। ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम योगी आदित्यनाथ के पर्टिकुलर्स में। पूरा का पूरा पैरामिलिट्री फोर्स का एक सिक्योर रिंग होगा सर, जहां पर पूरी कंपनी लगी होगी। ठीक है, उसके घर पर मैं आपको बता रहा हूं पूरा का पूरा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, जैसे ही वो अपने घर से निकलते हैं, एनएसजी कवर सिर्फ इनर कवर हो गया सर। मेरा काम है सिर्फ उनको सेफ लेके जाना। मेरे से बाहर पूरी CPT पूरी फोर्स लगी पड़ी है सर। ठीक है, मेरा काम नहीं है फाइट करना, मेरा काम है सिर्फ उनको अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है वहां से एस्केप करना, उनको किसी तरह से कवर करके भगाना। फाइटर ग्रुप्स अलग है सर, सारे ग्रुप्स डिवाइड हैं।
ठीक है, कि उनको सेफ निकालने का अलग ग्रुप है, फाइटर ग्रुप्स कौन होगा वो अलग है, अंगेज कौन करेगा वो अलग है, उसका पीछा कौन करेगा वो अलग है, उनका अल्टरनेटिव रूट कौन सा है वो है। हर वीआईपी के अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं सर पूरे के पूरे, कि कहाँ से हमें निकलना है, कहाँ से क्या करना है, डिफरेंट रिंग्स है, यस, है ना, ये पूरा प्रोसीजर है। yes. हर आदमी का अपना अलग काम है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है सीधे वहां से निकालना, दूसरे का काम है फायर देना, तीसरे का काम है उसके ऊपर काउंटर अटैक देना, चौथे का काम है पूरा कॉर्डन करना। सब अलग अलग डिवाइड है सर, बड़ा रिंग्स होते हैं बहुत सारे। तो जैसे एग्जैक्टली मैं यही समझ नहीं हाँ, मैं आपको मैंने शॉर्ट में बताया, तो ये एक थ्योरी है पूरी की पूरी। क्योंकि वो जो सीरीज थी उसमें यही दिखा रहे थे कि प्रेसिडेंट्स को सिक्योर कैसे करा जाता है। ये सब का अगर उनके ऊपर ये भी है कि उनके ऊपर जैसे फायर आएगा एक कॉर्डन बन जाएगा आदमी का, आदमी कवर कर लेंगे उनको, वो सेव हो जाएंगे, चारों तरफ से आदमी कवर हो जाएंगे, उनको सेफ निकाल के लेके जाएंगे, टारगेट नजर नहीं आएगा। एग्जैक्टली एग्जाम्पल के लिए कि ये एक टारगेट है, ये हमारा पीपी है, इस एरिया से फायर आया तो यहाँ आदमी का एक पूरा कवर बन जाएगा, पूरा निकालेगा इनको। यस, ठीक है, दूसरे का काम होगा उनके ऊपर काउंटर करना, फिर उसके लिए पूरी टीम अलग है, उनके लिए पूरी डिफरेंट टीम है बहुत सारी। एग्जैक्टली तो वही मतलब उस सीरीज में यही दिखाया गया था कि शूटर्स अलग होते हैं जो इंगेज और शूट करते हैं, प्रोटेक्टर्स अलग होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राइवर्स अलग डेडिकेटेड होते हैं कि डिफरेंट, हर गाड़ी रेडी होनी चाहिए, 6 गाड़ियां रेडी होती हैं, गाड़ी खाली भी होंगी, अलग भी होंगी गाड़ी, एक गाड़ी साथ में और चल रही होंगी, अगर गाड़ी हमें चेंज करनी पड़ जाए हम किसी और गाड़ी पर भी जाएंगे करके। 6 गाड़ियां अलग अलग जगह 6 होती है, जिनमें से 5 विजिबल होती है और एक पता भी नहीं होता, एक सिविलियन की कार होती है, वहां पर भी होते हैं। एंड देन एक नेगोशिएटर भी फुल टाइम चलता है, अपने इधर भी नेगोशिएटर होता है। नहीं बिल्कुल 100%। क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए देखना कि जो नेगोशिएटर्स भी साथ में चलते हैं, कि अगर इन सब के बाद भी कोई फंस गया, बिल्कुल तो उधर उस सिचुएशन में फुल टाइम उनके साथ नेगोशिएटर्स होने चाहिए जो स्पेशल नेगोशिएशन के लिए ट्रेन होने चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन निकाला कैसे जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, गोरखपुर में एक शादी थी, मैं राजनाथ सर के साथ गया हुआ था। अब एक्चुअली क्या हुआ कि यार वो शादी थी किन्हीं की, तो शादी में वो लोग अंदर गए तो ड्राइवर थे, यार मुझे लगा ड्राइवर को भी खाने के लिए भेज देना चाहिए यार। मेरी गलती क्या हो गई, मैंने ड्राइवर को खाने के लिए भेज दिया, और जैसे ही खाने के लिए भेजा राजनाथ सर आ गए यार। अब वहाँ तो पता नहीं उस शादी में तो हजारों की भीड़ आ रखी थी सर। अब मैं क्या करूँ, है ना, तो मुझे दूसरी गाड़ी में बैठाना पड़ा उनको। और मैंने वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, एक कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उनका प्रोग्राम चल रहा था, मैंने प्रोग्राम को स्टॉप कर, मैंने भेज दिया गाड़ियाँ, टारगेट मूव कर दिया, मैंने अनाउंस करवाया कि यार ड्राइवर जल्दी आओ, मैं पीछे की गाड़ी से निकला। तो इतनी फास्ट पे ये सब बिल्कुल स्पेसिफिक, ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसी टाइम माइंड क्या चल रहा है सर, और वो रुकते नहीं है। नहीं सर, एक पीपी रुकेगा ही नहीं कभी भी। क्या होता है पीपी के लिए, क्या गाइडलाइंस होती है कि वो चलते चलते रुक नहीं सकते? नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को भी गाड़ी में नहीं बैठा सकता सर, अपनी वाइफ को नहीं बैठा सकता। अच्छा, और बताओ, अगर सपोज करो एक एग्जांपल के लिए, एक जेट प्लस है ना, जेट प्लस है, वो अपनी वाइफ को अपनी कार में नहीं बैठा सकता सर। क्या बात नहीं, बिल्कुल उसकी वाइफ, मैं नहीं जानता उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ उसके घर के अंदर होगी, कहीं और होगी, वो दूसरी गाड़ी में आएगी, उसकी वाइफ मरवा दे सर उसको। उनके बच्चे भी नहीं बैठ सकते? मैंने कह दिया वाइफ नहीं बैठेगी सर, बच्चा तो दूर की बात, फिर उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं बैठेगी सर, एज ए प्रोटोकॉल। और क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? आपने बोला चल रुकना भी अलाउड नहीं होता? नहीं, जैसे मूवमेंट कर रहा है वो हर रूट्स हर फॉलो करेगा अपने सिक्योरिटी ऑफिसर के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सर बाहर आ गए, एक बार बोल दिया होल्ड, आपने बोला कि 5 मिनट रुको, गाड़ी आ रही है, ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, अगर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के नहीं सर वेट करो करके, तो वेट, चाहे वो 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट, सर वेट करो, 10 मिनट रुकेंगे हम यहाँ पर। क्यों रुकेंगे, वो डिफरेंट चीज़ है, कुछ भी होता मुझे नहीं लग रहा कि भी जाना चाहिए। मैंने बोला मूव तो मूव, नहीं रुकेंगे फिर। तो जो एक कमांडिंग ऑफिसर होगा उस पर्टिकुलर उसमें, जिसको जो भी बोलेंगे, बिल्कुल हाँ, हर किसी का एक लीड होगा। आपकी मीटिंग खत्म हो गई ना, अब आपको जाना है, कैसे जाना है हमारे ऊपर है। जाना कैसे, कब जाना है, कितनी कैसे जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी, कहाँ होगा, कौन सा रूट फॉलो करेंगे, सब एवरीथिंग। और ये आपका ही काम होता है बाहर भी मैनेज करना कि सब दूर ट्रैफिक रुकवाओ और इनको निकालना। वो लोकल पुलिस के साथ टच पर रहते हैं पूरा का पूरा, एवरीथिंग वो पूरा क्लियर करके देगा आपको, रूट पूरा क्लियर करके। मैंने जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तब पढ़ा कि छोटा राजन ने आपको ऑफर दिया था उनको ज्वाइन करने के लिए। सर एक्चुअली क्या है, छोटे राजन के एक राइट हैंड है ना, जानते हैं मेरे को बहुत पहले से, जब मैं सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता था तब भी जानते थे। तो एक मैसेज आया मेरे पास जब मैं जेल में था, तो मुझे मैसेज आया नॉर्मली, और मैसेज भी किसी और ने नहीं दिया, जो राजन का राइट हैंड था उसने एक पुलिस ऑफिसर को मैसेज दिया। अब सोचो आप, एक पुलिस ऑफिसर आके मुझे मैसेज देता है
ठीक है, कि आपके लिए एक मैसेज आ रखा है करके। मैंने बताओ, तो उसने बोला मैसेज में, उसका मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि आपके लिए एक मैसेज आया कि बड़े बरगद की छाया बड़ी होती है करके, वो आपको आंधी से भी बचाता है, तूफान से भी बचाता है करके, है ना। तो कहने का इनडायरेक्ट मतलब था कि एक राजन, एक बड़ी बरगद का छाया है, उसके साथ रहोगे तो आंधी से भी बचोगे और तूफान से भी बचोगे, है ना। ठीक है, तो फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया, उस ऑफिसर को रिप्लाई दिया। मैंने उनको बोलना, मैंने कहा कि ठीक है अभी केस है, मैंने कहा ज़िंदगी में, बोला कि तो ये सोच के बताओ कि हमारे साथ काम करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं अभी सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, बस। मैंने कहा उनको ये बोलना कि मैं सुबह और शाम को सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ, मैं इन 4 दीवारों से बाहर कैसे जाऊँ, बस। फिर उसका कभी कोई नहीं आया सर, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। बट कभी और कोई अंडरवर्ल्ड ने कोशिश करी? छोटा मोटा वो तो चलता रहता है, कोई बोलता है कि ज्वाइन कर लो, ये कर लो, हमारा वो काम देख लो, चीज़ें देख लो, एवरीथिंग। ओके, मेरे 2-3 क्वेश्चन है इसको लेके कि अंडरवर्ल्ड कितना पॉलिटिक्स से या पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है? देखो पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से हैं सर, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ना। आप आंकड़ा उठाकर देखो कभी भी, आपको पता है अभी इलेक्शन स्टार्ट हो गए, इस टाइम क्राइम सबसे कम होगा सर। क्यों होगा? इस टाइम सारे क्रिमिनल्स सब इलेक्शन के काम में लग चुके हैं। क्राइम रेशियो, आप दुनिया का कोई भी क्राइम रेशियो देखो तो जब भी किसी देश के अंदर इलेक्शन होता है क्राइम रेशियो घट जाता है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियनों के लिए वही लोग काम कर रहे हैं, बिजी हो गए ना एक साइड में। एक की हम लोग सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते हैं, एसपीजी की बात कर रहे थे, पीएम, प्रेसिडेंट्स, सीएम, इनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, राइट। इनमें जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ, राइट, इंदिरा गांधी जी के साथ यही हुआ कि उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू ही शायद शूट आउट कर दिया था, राइट। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे ट्रस्ट किया जाता है कि ये इंसान ट्रस्टेबल है, ये मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं एक चीफ मिनिस्टर हूँ तो मेरे आसपास ये 6 लोग रह सकते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि आर्मड फोर्स का कोई भी बंदा, एसपीजी के अंदर क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी नहीं है एसपीजी में। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी बंदा क्या होता है, एसपीजी के लिए अप्लाई करता है। क्या करता है? एसपीजी के लिए अप्लाई करता है कि मैं एसपीजी में जाना चाहता हूँ। अब इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, इसका, इसके बाप का, इसके पूरे खानदान का बैकग्राउंड, ठीक है, पूरी हिस्ट्री क्लियर होती है इनकी कि ये बंदा, इसके दूर दूर के खानदान में भी आज तक का कोई भी गलत रिकॉर्ड नहीं है किसी का भी, क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, ये एसपीजी के लिए अप्लाई करते हैं, एसपीजी में आ गया। अब इसके ऊपर भी एजेंसीज की नज़र होती है, इसके हर मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। ये जब छुट्टी भी जाता है तब भी इसके ऊपर नज़र होती है, किससे बात करता है फ़ोन, इसके हर मूवमेंट के ऊपर नज़र होता है, बस होता है हर मूवमेंट के ऊपर। तो ऑलरेडी जो भी उसकी सिक्योरिटी में ऑब्जर्वेशन में है, पूरा का पूरा सर्वेलेंस में लगा हुआ है वो हर चीज़, ठीक है। इससे कंट्रोल पहले तो जाने से भी पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, चाहे वो किसी भी फोर्स का हो। अगर सपोज करो कोई सीआरपीएफ का है और सीआरपीएफ का एक आदमी फॉर एग्जांपल के लिए कि एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाहता है, एक असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ का, और पता चलता है कि सीआरपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडर है एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो पता चला कि इसके जो ताऊ जी के बेटे के पोते के नाना के भाई कांग्रेस में, तब भी नहीं आएगा वो। इतना लंबा रिलेशन भी बता दिया मैंने आपको कि ये कांग्रेस में एक नेता है, छूट भूया ही क्यों ना है, यानी कि कांग्रेस को हल्का सा सपोर्ट कर दिया उन्होंने, इतने तो भी उसको एसपीजी में नहीं लेंगे। तो फिर तो कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड, पर तो भी 100% श्योरिटी तो हो नहीं सकती। 100% नहीं होती, तो नहीं, सर्वेलेंस है ना कंटिन्यू, हर मूवमेंट पर है, कहीं भी शक होगा तो हटा देंगे। पर जैसे तो नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था सर, वॉर्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। इंदिरा गांधी ने नहीं किया, सिक्योरिटी वायलेशन किया, बिल्कुल उसको बोल दिया था कि आप अपनी सिक्योरिटी को हटाओ करके। अच्छा, बिल्कुल बता दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो बोल दिया था ना, हटा दो करके सिक्योरिटी, जो आपके पंजाबी जो आपकी सिक्योरिटी में है। नहीं, इंदिरा गांधी ने नहीं हटाया, तो सिक्योरिटी ने तो बता दिया था कि आपकी सिक्योरिटी को आप चेंज करो करके, थ्रेट है सिक्योरिटी से, उन्होंने नहीं चेंज किया। एंड सेम, बिल्कुल सेम उनके साथ भी हुआ था, राजीव गांधी, राइट? हाँ, मैं समझ गया, बिल्कुल उनके साथ भी यही हुआ सेम। फिर उनकी जो लास्ट मीटिंग थी वो भी कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी नहीं करा उन्होंने। 23 था से डेट 23 मुझे एग्जैक्ट 1991 एग्जैक्ट, तो उनको मना किया था, RNW ने मना कर दिया था थ्रेट है करके, नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं जाऊंगा करके। अच्छा, मेरे को लास्ट जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, दैट वाज
कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जब हमने गूगल किया तो आपके नाम के आगे कॉन्ट्रैक्ट किलर क्यों लिखा है? देखो एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बोला कि ये वो कि कुछ एक नाम आया नहीं कि एक्चुअली आपका लीमो आपका नेम है और लीमो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में के साथ नाम आया गया। नहीं एक्चुअली क्या है सर, इसमें कोड है लीमा के नाम से, है ना, लीमा के नाम से कोड है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ एक जगह पर, चाहे बांग्लादेश रहे हो, है ना सर, चाहे श्रीलंका रहा हो, है ना, चाहे आपका ये बलूचिस्तान रहा हो, तो वहाँ पर एक कुछ इंसिडेंट्स आए, ठीक है, तो कुछ एक इंसिडेंट्स हुए थे, चाहे कॉन्गो में हुआ हो, तो उस इंसिडेंट्स के नाम को इनडायरेक्ट तरीके से मेरे साथ जोड़ा गया था करके। अच्छा, ठीक है, तो लीमा ज़बरदस्ती जोड़ा गया कि नहीं नाम तो लीमा मेरा कोड ही है। अच्छा, है ना, आपका कोड लीमा है और लीमा के आगे लिखा गया लीमा कॉन्ट्रैक्ट किलर है। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि जो भी ये रिपोर्ट से कहती है कि ये किलिंग्स, जो भी किलिंग्स हुई हैं, ये किलिंग्स मैंने करी हैं अपने पर्सनल उसके लिए। ओके, पर्सनल एजेंडा के लिए, पर्सनल एजेंडा के लिए। और जबकि आपने करी है। नहीं मैंने तो कुछ नहीं सर, मैं तो एक इनोसेंट आदमी हूँ, है ना। गॉट इट। तो बट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बहुत नॉर्मल है इंडिया में, इतना बड़ा टारगेट ही नहीं है सर, नॉर्मल है। देखो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है अभी, इतना बड़ा मतलब रीज़न क्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग अगर आप दो, हम तो एक छोटे से भी आजकल एक सुपारी किलिंग को भी एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर लेते हैं चीज़ें। आप डार्क वेब में चले जाओ, हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं सर, ठीक है। आप आज डार्क वेब में बिटकॉइंस को दो, डॉलर्स को दो, वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताते हैं, ठीक है, कि आप बताओ दुनिया के अंदर। अभी आप लास्ट आपने सुना होगा, अभी आप जो कैनेडियन का बेस्ट स्नैपर है वो भी अगेंस्ट रशिया चला गया सर, ठीक है। तो कुछ बोलता है कि कुछ लोगों की थ्योरी है कि उसको CIA ने हायर किया, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कह सकते हैं सर। अभी आप जो रशियन की प्राइवेट आर्मी है, ठीक है, अब उसको आप प्राइवेट आर्मी को क्या बोलोगे सर, कॉन्ट्रैक्ट किलर बोलोगे, क्या बोलेंगे? चलो पुतिन ने एक प्राइवेट आर्मी हायर करी वॉर यूक्रेन के लिए, वो भी तो पैसों के लिए लड़ रहे हैं ना, वो तो पैसों के लिए ही तो है। वो आर्मी आज यूक्रेन के खिलाफ फाइट कर रही है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोलोगे या देशभक्ति बोलोगे? उस स्नैपर को आप क्या बोलोगे जो यूक्रेन की तरफ से फाइट कर रहा है अगेंस्ट रशिया? क्योंकि पैसा तो US ने ही दिया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है या क्या है? नहीं, जैसे मेरा सिंपल केस समझ, सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ था इंडिया में, तो उन्हें किसी किलर ने किल, एक रास्ते में आए, लोगों ने किल कर दिया, उनके वीडियोस भी बाहर आ गए। और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार, इन लोगों के नाम आए और उन्होंने बड़ी, आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने बोला भी, उसका क्रेडिट भी लिया कि हमने कराया। तो वो बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट, वो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई, राइट? देखो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एक्चुअली क्या है कि चलो एक गैंगस्टर जेल के अंदर है, जेल के अंदर एक गैंगस्टर है, वो तो अंदर बंद है, वो तो बाहर नहीं निकल सकता है। वो क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है, ये लोकल में बता रहा हूँ आपको, लोकल लेवल पर वो कुछ एक लोगों को पैसा देता है। कोई बिजनेस टाइकॉन उसको पैसा देता है कि भाई तू एक काम कर, तू मेरे एनिमी को खत्म कर दे। वो एक लोकल आदमी को हायर करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गया सर। ये लोकल लेवल पर हो गया, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं, डिपेंड करता है आपका टारगेट कितना बड़ा है। ये तो लोकल लेवल पर बहुत छोटा लेवल हो गया कि तिहाड़ के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, वो खुद तो नहीं निकल सकता, वो क्या करता है, अपने कुछ एक लोगों को बोलता है एक काम कर, उस आदमी को मारना है या उसको गिराना है करके, ठीक है, कुछ लोगों को हायर कर। वो बाहर बैठा हुआ आदमी क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है और एक अपने। और इन सब की क्या प्राइस होती होगी? देखो डिपेंड होता है टारगेट के ऊपर, क्या लेते हैं, 2-3 लाख रुपए सर। 2-3 लाख रुपए में किसी भी इंसान को उड़ा देंगे? हाँ बिल्कुल, उसके लिए क्या है, जिन्होंने मारा उसमें इतनी समझ होती तो मारता थोड़ा ना हो। वो 2 लाख रुपए के लिए किसी को भी मार, तो इतना ही समझ उसमें होती है, 2 लाख के लिए किलिंग थोड़ा ना करता। ये छोड़ दो सर, लोगों ने, आप एक न्यूज़ सुनोगे हाईवे के ऊपर, कुछ लोगों का एक ही गैंग था, वो लोगों को गाड़ी में लिफ्ट मांगते थे, मार देते थे। क्यों? लिफ्ट मांगते थे और पैसों के लिए मार देते थे, ठीक है, बस। और एक दिन पता है क्या हुआ, जिस आदमी की जेब में चेक किया 11 रुपए निकले। 11 रुपए वो मार दिया 11 के लिए, बताओ। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम स्पेंड किया आपने और इतनी सारी चीज़ें बताई। आई होप कि आगे जो आपने जो राइटिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें कर रहे हो वो बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हर कोई जाने कि किस तरीके से एक स्पेशल सर्विस के लिए हमारे इंडिया से लोग तैयार होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर वो किस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं। इस पॉडकास्ट का मेरा जो इंटेंशन है वो यही है कि अवेयरनेस फैले कि किस तरीके से लोगों को यहाँ फंसाया जाता है या काम किया जाता है और क्या क्या दुनिया में हो रहा है। सो थैंक यू सो मच ये सब ओपनली शेयर करने के लिए। थैंक्स सर। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हम हर बार
कुछ नए टाइप के गेस्ट लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दुनिया में अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव पता चले एंड उनसे कुछ सीखने को मिले जो आप आपकी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड खुद को ग्रो कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताओ कि ऐसे और गेस्ट आप देखना चाहते हो कि नहीं, किस टाइप के लोग और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पसंद है, क्योंकि जितना आप हमें कमेंट्स में बताओगे उतना ही बेहतर हम कंटेंट बना पाएंगे आपके लिए। बिफोर यू लीव, यू नो कि ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करना है जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, बिकॉज वन कॉन्वर्जेशन इज इनफ टू चेंज समबडी एंड समवन्स एंटायर वर्ल्ड। Until the next episode, keep figuring out and don't forget to subscribe this channel.